तो बच्चों वेलकम टू प्रैक्टिसशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। पूरा सारा एनसीईआरटी हम वन शॉट में कर देंगे और पहले बेसिक्स बताएंगे, मतलब बेसिक्स के साथ साथ आपको पूरा एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन की क्लैरिटी मिलेगी। जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए पहले तो हम ये समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। अभी क्वेश्चन को गोली मारो, पहले आ जाओ बेसिक पे कि बेसिक क्या है, इस चैप्टर का बेसिस क्या है। देखो नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि जितने भी इस संसार में नंबर्स हैं उन सबको अगर हम स्टडी करेंगे उनको बोलेंगे नंबर सिस्टम। अब कैसे कैसे नंबर्स होते हैं जरा देखिए। पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं और कहां से कहां तक होते हैं? तो नेचुरल नंबर आपके होते हैं जी 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। कैसे नो होते हैं जी, आपको 8th में पढ़ा के मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। अगला आता है आपके होल नंबर। कोई बताएगा बच्चा कि सर होल नंबर क्या होते हैं? हाँ भाई, जीरो से चालू होते हैं, बिल्कुल सही। 0,1,2 से लेकर अनगिनत होंगे आपके होल नंबर्स। ठीक है भाई, आगे बढ़े तो आगे कह रहे हैं कि अगला नंबर कौन सा होता है? अगला नंबर होता है इंटीजर। इंटीजर्स होते हैं आपके प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, ये दोनों ही आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए, मतलब आपने जब भी नंबर लाइन पढ़ी होगी तो आपने इंटीजर्स तो जरूर पढ़े होंगे, है ना। जितने भी नंबर लाइन में नंबर होते हैं सारे, वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका रैशनल नंबर। जी रैशनल नंबर क्या होता है? देखो रैशनल नंबर बखूबी आपको पता है। रैशनल नंबर मतलब वो जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिसको हम अपॉन की फॉर्म में लिख पाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए उसको क्या हम बोलते हैं? रैशनल नंबर। जैसे कि 2/5, 3/9, -5/2, माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, मतलब माइनस प्लस में बस फ्रैक्शन में लिखा होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहां रैशनल नंबर को पढ़ने के बाद मेरे बच्चे से रहते हैं दो सवाल। पहला सवाल ये कि इसकी पूरी डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में हो, p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये आपको पता है लिखी होती है, हर बहुत बार बुक्स में देखी होगी आपने, बट इसका मतलब क्या है? मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है? q 0 नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता? मतलब क्या ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा? क्या ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा? भाई डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो नहीं होगा, बट ऐसा क्यों? मैं बोलता हूं बेटा उस कमरे में जा मत जाना, उस कमरे में भूत है। मान लेते हो मेरी बात? नहीं, जाके देखोगे। जब तक खुद नहीं जाओगे, तब तक खुद नहीं आजमाओगे, तब तक बच्चा यकीन नहीं करता आजकल। तो इस पे आपके टीचर ने बोला कि हाँ जी ये रैशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है। तो भाई ऐसा क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि एक बात बताओ, अगर 1/0 को मैं डिवाइड करके देखूं, 0 बाहर 1 अंदर, तो ऐसा कोई नंबर जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 आ जाए? मतलब अगर मैं 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आएगा। अगर मैं 0 को 99 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 99 आ जाएगा, तो सॉरी 0 आ जाएगा। तो कभी भी इसका जो आंसर है वो 0, मतलब रिमाइंडर हरदम 1 बचेगा। समझ गए? मतलब कहने का ये है कि 1/0 रैशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं उसको डिवाइड करके देखता हूं तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये इसका रीजन है। करके देखा तो पता लगेगा ना कहीं क्यों नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके के रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा एक और, क्या 2 एक रैशनल नंबर है? अब बोलो सर 2 तो नेचुरल नंबर है, 2 होल नंबर है, 2 इंटीजर है। सर 2 रैशनल नहीं है। सर ये तो फ्रैक्शन में थोड़ा लिखा हुआ है, ये कहां से रैशनल हुआ? मेरे भाई अगर तू ध्यान से देखेगा तो इसके नीचे 1 है। भाई किसी भी फ्रैक्शन के नीचे 1 नहीं लगा सकते, फॉर श्योर लगा सकते। तो अगर मैं 2/1 लिखता हूं तो ये रैशनल नंबर नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसलिए ध्यान रहे कि 2 9 -5 ये भी रैशनल नंबर है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, तो किसी के भी लगा सकते हैं और ये रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो आगे आता है आपका इरैशनल नंबर। अगले नंबर कौन से होता है? ऊपर के क्वेश्चंस को छोड़ दो तुम, अब यहां देखो 1 2 3 4 नंबर बताए, अगले आते हैं आपके इरैशनल नंबर्स। भाई इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं ये भी ध्यान से सुनना। देखो इरैशनल नंबर होते हैं दो तरीके के। अभी जितने भी नंबर्स बताए इनमें से रैशनल तक अक्सर बच्चों को पता होता है, बट इरैशनल नंबर एक नई चीज है, 9th में पढ़ाई जा रही है। आप इरैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं। पहला होता है वो जो रूट के अंदर कैद हों। ठीक है, ये होते हैं आपके इरैशनल नंबर का एक टाइप। अब बोलोगे सर रूट के अंदर कैद हो मतलब क्या है? एग्जांपल समझो बच्चों। रूट मतलब रूट वाले ना, जो रूट के अंदर होता है, स्क्वायर रूट के अंदर रैशनल होते हैं। इसकी रूट टू है, रूट में तो इरैशनल है।
अच्छा रूट 3 भी इरेशनल होगा, अच्छा रूट 4 भी इरेशनल होगा, होगा? अबे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये रूट से बाहर आ जाएगा। मतलब कहने का ये कि रूट 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ और 2 में से एक बाहर आता है, तो एट द एंड रूट 4 तो आंसर तो 2 आया ना उसका, विच इज रैशनल। तो रूट 4 होगा आपका रैशनल नंबर। मतलब देख के जज नहीं करना। बच्चा कहता है बोले भाई जो रूट में है ना वो रैशनल है, सॉरी वो इरेशनल है, जिसकी सर रूट 15 इरेशनल है, रूट 16 भी इरेशनल है। बट नहीं ना, मतलब समझ रहे हो, रूट 15 इरेशनल है क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये 3 into 5 होता है, इसके फैक्टर्स बाहर ही नहीं आ पाएंगे। बट रूट 16 ये थोड़ा रूट में है तो रैशनल, देख के जज कर दिया सामने वाले को, ऐसा नहीं करना भाई। रूट 16 क्या होगा, 4 into 4 और 2 में से एक बाहर आ जाएगा, ये क्या बनेगा, रैशनल। तो समझ के चलें मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, जो रूट के अंदर कैद होके रहे, जो रूट के अंदर कैद होके रहे, मतलब जो रूट से बाहर ना निकल पाए, उसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी। अब कहते हैं सर ठीक है समझ गए, मान लो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बच्चों रूट 8 क्या होगा, रूट 8 क्या होगा? बच्चा कहता है सर क्या करूं? मैं कहता हूं बेटा रूट 2 to 5 क्या होगा? भाई देख के तुम्हें पता लग जाएगा ना, हर थोड़ा रूट 16 पूछेंगे, रूट 4 पूछेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि रूट से बाहर आएगा नहीं आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। लाइकवाइज कि आपके पास रूट 8 है तो ये क्या होगा, 2 into 2 into 2, तो 2 में से एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया। और बच्चा बोलता है यार तो और कंफ्यूज हो गया, ये ना तो पूरा का पूरा बाहर आया, ना तो पूरा का पूरा अंदर है, मतलब एक रूट में एक रूट में नहीं है, तो क्या होगा, ये रैशनल होगा या इरैशनल होगा? तो मेरे भाई ये होगा इरैशनल। जैसे कि हर एक जो एक गंदी मछली होती है ना, पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक बिगड़ा हुआ बच्चा अपने साथ वाले बच्चों को भी बिगाड़ देता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी एक रूट है, हालांकि दूसरा वाला रूट में नहीं है, और ये पूरा का पूरा क्या होगा बच्चों, इरैशनल होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। ऐसे ही रूट 2 to 5, भाई इसके तो फैक्टर्स ऐसे नहीं होता दिमाग में, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। कैसे एलसीएम लेंगे, 2 to 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 से जाएगा, 3 5 जा, 3 जा 21, 3 5 जा 15, और 2 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 5 5 जा 5, देखो ना इसके फैक्टर्स क्या बने, जरा देखो इसके फैक्टर्स बने आपके 3 into 3 into 5 into 5, 2 में से एक बार, 2 में से एक बार, तो 3 into 5 मतलब 15 का स्क्वायर होता है ये, मतलब 15 आ जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया जी, इनका सा भी रूट में नहीं है, तो ये क्या होगा, रैशनल। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, इरैशनल नंबर वो होते हैं जो रूट के अंदर तो हो, रूट के अंदर तो ये भी था, बट जो रूट के अंदर कैद होके रहे, मतलब वो हो भी रूट में और कैद भी, मतलब बाहर नहीं निकल पाए बिल्कुल। इसकी रूट 16 था, रूट में तब बाहर निकल गए, रूट 4 बाहर निकल गया, तो ये सारे क्या बन गए, रैशनल। तो ये आपको मैंने डेफिनेशन बता दी किसकी, इरैशनल नंबर की। समझ गए? वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, जो आपको एग्जांपल नोट करना है साथ साथ भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूं कि सर आपने बोला कि दो तरीके क्या हैं, एक तो ये रहे, एक और तरीके क्या होंगे, वो कौन से? तो जरा सब्र करें। अब इसके जब हम 1.3 जब थोड़ा और बेसिक कराएंगे, क्योंकि इतना बेसिक करा दिया, अब हम क्या करेंगे 1.1 1.2 कर उसके बाद कराएंगे। ठीक है। फिलहाल के लिए इरैशनल नंबर की आपको डेफिनेशन बता दी मैंने, दूसरा वाला बाद में। अच्छा सर रियल नंबर क्या होते हैं, मतलब इतने सारे नंबर बता दिए, तो लास्ट में ये भी समझ लो कि जब इन सारे नंबर्स को मैं एक साथ लिखूंगा तो क्या बनेंगे, रियल नंबर। क्या बनेगा, रियल नंबर। बात समझ में आ रही है? इन सारे नंबर्स को अगर मैं प्लस कर दूं, सारे नंबर को इकट्ठा कर दूं, तो क्या बनेगा, रियल नंबर। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, क्योंकि हमने बेसिक कर लिया है कवर, थोड़ा बेसिक और है, वो हम अगली एक्सरसाइज 1.3 में कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो जिसको नोट करना है वो उसको नोट कर लेना। ठीक है भाई, जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 1.1 में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं इज जीरो अ रैशनल नंबर। ये तो जीरो भाई, ये रैशनल नंबर है। अब बोलोगे यार रैशनल नंबर तो, हाँ वो होता है जो फ्रैक्शन में रहता हो, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहता हो। तो क्या जीरो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है? हाँ है ना भाई, 0/1 तो रैशनल होगा ना, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और क्यू जीरो ना हो। और यहाँ पे क्यू जीरो थोड़ा है, तो पी जीरो है, तो पी तो जीरो हो सकता है, क्यू
क्यू पे टेंशन थी, क्यू तो 1 है तो टेंशन ही खत्म हो गई। तो यस, आप ऐसे लिखोगे इसका आंसर, देखो ऐसे लिखोगे इसका आंसर कि यस 0 is a rational number as we can write it in the form of p upon q that is 0/1। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है जरा। कह रहे हैं इस जीरो रैशनल नंबर, बोलो यस। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q? यस वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q दैट इज 0/1, है ना। मतलब जीरो भी है, रैशनल नंबर भी है, उसको हम फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि अच्छा इसको मिटा देता हूं पहले। देखिए इसको भाई नोट जरूर कर लेना यार, वीडियो में पॉज वॉज करके मस्त नोट कर लेना। देखो फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं जी। मेरे भाई 3 और 4 तो खुद ही रैशनल नहीं है, हैं? 3 और 4 के रैशनल नंबर दिख रहे हैं क्या आपको? मतलब ऐसे तो नहीं दिख रहे ना। हाँ बना जरूर हो सकते हैं इसको रैशनल, समझ गए। तो इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर। यार अगर मैं बोलूं कि मेरे 2 हाथ हैं, इन दोनों के बीच में आप अपना हाथ रख दो या कोई कागज रख दो, क्या रख पाओगे? तो मैं तो पूरा फोर्सली साथ को पैक करके बैठा हूं। तो मैं बोलूं यहाँ पे है, अब आप अपने अंदर इसके अंदर हाथ रख सकते हो। तो गैप होगा तो ही तो उसके बिटवीन की चीजें निकालेंगे। अब 3 और 4 तो लगातार के नंबर है, कैसे निकाले इसके बिटवीन की चीज? तो अब बच्चा कहता है सर 3.1 3.2, वो भी कर सकते हैं हम, ऐसा बात नहीं है। बट इसका एक तरीका होता है करने का, जो स्कूल्स में मूवन कराया जाता है, वो ये है कि देखो 3/1 4/1 बेस तो उसका ऑलरेडी सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अब देखो कितने नंबर निकालने हैं हमें? 6। कितने निकालने हैं? 6। तो जितने निकालने होते हैं ना उससे एक आगे, मतलब 7। 6 निकालने तो 7 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 21/7 7/7 फिर 28/7। देखो बेस तो सेम ही है। अब बताओ 21 और 28 के बीच में नंबर्स नहीं है? हैं बिल्कुल है। 22/7 23/7 24/7 25/7 6/7 27/7 हो गए 6 नंबर आराम से। तो नई बात, मतलब एक इसमें ट्रिक है कि जितने भी रैशनल नंबर निकालने उससे एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, मेरे को मन है बहुत कराने का इसके साथ ही, बट हम एक अलग वीडियो में कराएंगे। फिलहाल एनसीईआरटी की बातें करते हैं, समझ में आया ना? ये ऐसे किसी के भी पूछ लें कि भाई 5 और 6 के बीच में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 5/1 और 6/1 जितने रैशनल नंबर निकालने हो उससे एक एक्स्ट्रा, एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड, आपके रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर वही बात कह रहे हैं 5 रैशनल नंबर निकालो भाई। ये जल्दी अपने आप करो भाई, 1 सेकंड का आपको 1 मिनट का समय दिया, आप जल्दी अपने आप करके दिखाओ। करा? पॉज कर लो वीडियो को, आराम से कर लो। अब देखो जरा, जिसने कर लिया जरा देखिए, कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या निकालने हैं? रैशनल नंबर। तो देखो कितने ही निकालने हैं? 5। 5 से अगला नंबर क्या होता है? 6। 6 से ही मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड। 6 3 जा 18 30 24 में। देखो बेस तो सेम ही है, देखो बेस सेम था ना 5, तो सेम ही रहेगा, बेस की टेंशन नहीं है। ऊपर वाले देखो, ऊपर वालों में गैप आ गया। क्या गैप आ गया? 19/30 होगा इसके बीच में, और अपना इसके बीच में 20/30 होगा, 21/30 होगा, है कि नहीं? 22/30 होगा। ये सब इसके बीच में नंबर्स होंगे। देखो कितने 5 निकालने थे, बहुत सारे निकल जाएंगे आपके बीच में। 23 और हाँ पूरे के पूरे 5 ही निकलेंगे आराम से। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे आते हैं, अब आते हैं, ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1.1। देखिए कह रहे हैं स्टेट वेदर, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है मैथ्स में, वैसे भी एमसीक्यूज और ये असर्शन रीजन बच्चों को बहुत तंग करते हैं, तो जरा ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू है या फॉल्स है? जरा देखिए। पहला, इसमें ना एक ट्रिक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर का, जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर होते हैं क्या? मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर होते हैं? अब देखो 50% बच्चे तो लॉजिक है,
भाई मास में रीजनिंग है उनकी तेज, वो कर लेते हैं। कुछ बच्चों को जिसको दिक्कत आती है इसमें, या जो भी बच्चा जिसको ट्रिक सीखनी है, वो ये है कि देखो आपको क्या बताना है कि जो नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर होते हैं। तो आप क्या लिखो, पहले लिखो नेचुरल नंबर, फिर लिखो होल नंबर। ठीक है, पहले लिखो नेचुरल नंबर और फिर लिखो होल नंबर। नेचुरल, होल। ठीक है, अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपको देखो, ये तो मैं पता है, चलो नेचुरल नंबर कौन से तो होल नंबर कौन। आपको यही पता होगा इन दोनों से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो इसके आगे छोटा बक्सा और इसके आगे बड़ा बक्सा। अटपटा लग रहा होगा थोड़ा, बट ये ट्रिक जेन्युइनली बहुत अच्छी है, क्योंकि ओवर एक्सपीरियंस में ऑफलाइन बहुत पढ़ाया है मैंने, तो मैंने बच्चों को देखो बहुत दिक्कत आती है, इस कंसेप्ट से इजी हो जाता है। अब देखो जरा, क्या ये छोटा वाला बक्सा इस बड़े के अंदर आ सकता है, और छोटा बक्सा बड़े के अंदर समा जाएगा, तो यस, यस एवरी नेचुरल नंबर, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। लिख देना, नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, पूरा लिख देना। ठीक है, रीजन बोले तो ऐसे लिख देना, बिकॉज होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स। भाई अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स। समझ गए, फिर भी नहीं समझे, अगर दिक्कत आ रही है तो जरा एक और बार इसको समझते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मान लो उसका सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट है, देखो क्या कहना है सेकंड पार्ट में, कह रहे एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। हमें दिमाग लगाना, इंटीजर्स, इंटीजर्स अगला क्या लिखा, होल नंबर, तो जो पहले लिखा है उसको पहले लिख देंगे, बाद में लिखा है बाद में लिख देंगे। अब इंटीजर और होल नंबर में से बड़ा कौन सा है, इंटीजर। कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं तो उसके आगे बड़ा बक्सा, होल नंबर छोटा, कंपैरेटिव छोटा बक्सा। क्या ये वाला बड़ा बक्सा इसके अंदर आ सकता है, ऑब्वियसली नहीं है, इतना बड़ा बॉक्स इतने छोटे से बॉक्स में कैसे आएगा, इसीलिए ये क्या होगा आपका, नो। बात समझ में आ रही है, हमने देखो हमने दिमाग में लगाया कि सारे इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, ये इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, दिमाग लगेगा, दिमाग लगाने नहीं, सिंपल, पहले जो लिखा है उसको पहले, जो बाद में लिखा है उसको बाद में, उसके बाद जिसके इंटीजर बड़ा नंबर है बड़ा बक्सा, होल नंबर छोटा नंबर है। कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं, अब ये क्या बड़ा बक्सा इसके अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो नो। एज रीजन लिख देना, एज होल नंबर डज नॉट कंटेन, होल नंबर डज नॉट कंटेन ऑल, देखो राइटिंग थोड़ा मैं भूल भी रहा हूँ, साथ साथ वैसे लिख लो, कंटेन ऑल नेचुरल, डज नॉट कंटेन ऑल इंटीजर्स। ठीक है, मतलब भाई होल नंबर में सारे इंटीजर्स तो ना होते हैं, इसलिए फॉल्स है, इसका आंसर नो है, फॉल्स लिख देना अगर आपको लग रहा है तो, फॉल्स नो एक ही बात है भाई। ठीक है, ऐसे ही एक बार इसको करके दिखाओ, थर्ड वाले को करो, करो अपने आप करो, क्या ट्रिक्स दिखाई है मैंने आपको, करो एक बार, पहले कर लिया भाई। देखो अब जितने भी रैशनल नंबर हैं, पहला रैशनल है और उसके बाद क्या लिखा है, होल। अब मुझे बताओ कंपैरेटिवली कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, क्या ये बड़ा बक्सा छोटा में आ पाएगा, नो, फॉल्स, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। समझ रहे हो, ये बक्से वाली टेक्निक बड़ा अच्छी है, क्योंकि देखो पेपर में कभी ना कभी कंफ्यूजन हो जाती है इन कंसेप्ट्स में, तुम ये बक्सों से अपना स्ट्रेंथ कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को अच्छा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े, फिर भी नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं। 1.2 आ चुकी है, देखो 1.1 खत्म, बड़ी आसान थी, 1.2 पे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं 1.2 में, कह रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, वही क्वेश्चन है, वही सेम चीज आ गई फर्स्ट वाले में। क्या कह रहे हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि जितने भी इरैशनल नंबर पहले लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, रियल नंबर। अब कंपैरेटिवली कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली बात है रियल नंबर, फादर ऑफ ऑल नंबर, वापस सबका, है कि नहीं भाई, और इरैशनल नंबर तो छोटा हो कंपैरेटिवली। क्या ये इसके अंदर आ पाएगा बक्सा, यस, तो आंसर ट्रू, रीजन उसी फॉर्मेट में लिख देना। अब ये अभी सेकंड वाला कराता हूं मैं, थर्ड वाला कर लो पहले, क्या खुल जाता है भाई, ये थर्ड वाला कह रहे हैं एवरी रियल नंबर इज इरैशनल नंबर। तो जरा देखो, एवरी रियल नंबर, पहले रियल लिखा है उसके बाद लिखा है इरैशनल, रियल बड़ा है इरैशनल, दोनों में से कंपैरेटिवली रियल बड़ा, इरैशनल छोटा। क्या ये बड़ा बक्सा छोटे में आ पाएगा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग थोड़ा, नहीं, क्योंकि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, इतना बड़ा बक्सा छोटे वाले बक्से में आ जाए, उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। 5 क्वेश्चंस कराए ट्रू फॉल्स के, पीटी आपकी अपकमिंग है 2025 में। ठीक है, आज 21 अप्रैल है,
बच्चों के पीटी आने वाले हैं और बहुत बच्चे परेशान होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रू फॉल्स आएगा पीटी में, ठीक है, क्योंकि एक फर्स्ट सेकंड चैप्टर ही आते हैं पीटीज में, ठीक है भाई। तो ये आपका मैंने करा दिया, अब एक सेकंड पार्ट रहता है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ये आप नोट भी कर लेना भाई साथ साथ, क्योंकि आप ऑफलाइन में तो आपसे ही कराता, तो इसी फिर मैं कहता हूँ कि आप खुद करो, क्योंकि जितना आप खुद करोगे ना उतना बढ़िया है। आप क्या करते हो, यूट्यूब की वीडियो को मूवी की तरह देखते हो मैथ्स को, गलत बात है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या जो भी पॉइंट नंबर लाइन में है उसको मैं रूट एम की फॉर्म में लिख सकता हूं, समझ रहे हो, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। देखो ये नंबर लाइन होती है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -, क्या इसमें जितने भी नंबर हैं, क्या मैं उन सबको एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन उनको मैं उसमें लिख सकता हूं रूट में, जिसकी मान लो m हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो देखो m अगर नेचुरल नंबर है तो मान लो √16 क्या होगा आपका 4, समझ रहे हो, रूट क्या नाम से आपका 36, ये क्या होगा कि m तो नेचुरल नंबर है, क्या उसका आंसर कभी नेगेटिव आ पाएगा, समझ रहे हो। मतलब क्या कह रहे हैं कि जितने भी रूट है हमारे, इसके रूट m मतलब नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो जब मैं रूट m को करता हूं और उसका आंसर निकालता हूं, तो क्या वो सारे के सारे आपके नंबर लाइन पे आएंगे, समझ रहे हो, एवरी पॉइंट नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाले तो आ ही नहीं पाएंगे। अब देखो ना, कभी भी रूट को करते हो तो पॉजिटिव वाले तो आते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, कि जब भी आप रूट को सॉल्व करते हो तो पॉजिटिव वाले आएंगे, नेगेटिव वाले तो नहीं आएंगे ना, समझ रहे हो। क्योंकि आप ये चीज समझो कि हम जब रूट में करते तो अंदर थोड़ा ना -49 लिखूंगा, समझ रहे हो, तो आंसर आपका हरदम पॉजिटिव में ही आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नो, फॉल्स है इसका आंसर, क्या इसका आंसर है, फॉल्स, फॉल्स as we can't write, we cannot write नेगेटिव टर्म, बस कि हम नेगेटिव वालों को रूट पे नहीं लिख सकते, इसलिए नेगेटिव नंबर, इसलिए क्या है आपका रूट सॉरी क्या नाम से रूट एम को नंबर लाइन में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम माइनस वाले को कभी भी रूट के अंदर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और आंसर आता है, क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स के टाइप का, ये कह रहे हैं आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब वही हो गया जितने भी बिना माइनस वाले हैं, है ना, जैसे मान लो √2 √4 √9 ऐसे करके जितने भी हैं, क्या उन सबका रूट इरैशनल होगा, मुझे बताओ। जितने भी टर्म्स को मैं रूट में लिखता हूं, इसके √2 क्या है, रैशनल है, मैं √4 क्या है, रैशनल है, क्योंकि ये 2 आ जाएगा बाहर, √9 क्या है, रैशनल है, क्योंकि ये 3 हो जाएगा बाहर। तो ये तो गलत बात, ये क्या कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट जितने भी पॉजिटिव इंटीजर के मैं स्क्वायर रूट करूंगा सब क्या होंगे, इरैशनल। नहीं, ऐसा तो नहीं लिख देंगे, नो एज रूट, एग्जांपल तो देखो √4 क्या है, आंसर 2 विच इज रैशनल, विच इज रैशनल, है ना भाई, कि √4 भी तो स्क्वायर रूट है और 4 पॉजिटिव इंटीजर भी है, बट क्या ये रैशनल है, नहीं है, तो इसलिए नो, क्योंकि √4 को हम 2 लिख सकते हैं जो कि रैशनल है। बस एग्जांपल भी दे दिया हमने, क्वेश्चन हो गया खत्म। बच्चों अब हम सीखते हैं कि √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। पहली बात देखो, अगर मैं आपको बोलूं 3 को नंबर लाइन में प्लॉट करके दिखाओ तो बोलोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, ये लो सर 3 को नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया, बट √5 की मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। मैं कह रहा हूँ चलो आपको पता भी है एग्जैक्ट वैल्यू, मैं कह रहा हूँ अगर आपको पता भी है एग्जैक्ट वैल्यू तब भी आप किस किस के एग्जैक्ट वैल्यू याद करोगे। पेपर में आपके √8 √11 कुछ भी आ सकता है। तो इसका एक तरीका है, क्या तरीका है, आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी बचपन में कि अगर मुझे h का स्क्वायर निकालना है तो वो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। अब मैं यहाँ पे इसको मान लूंगा h, ठीक है, तो अगर इसको h मान रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट में चला गया यहाँ पे, तो ये आ गया p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये बताओ मुझे कि मैं 5 को किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ ध्यान रखना कुछ भी आए 1 को तो सेपरेट कर देना है और जो बचेगा उसको अलग लिख देना है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4+1, √5 को 4+1 लिख सकते हैं। रूल इज दिस कि 1 को सेपरेट करना और जो बचे 4 9 7 कुछ बचे वहां लिख देना है। अब हमें स्क्वायरिंग इफेक्ट देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ पाइथागोरस। 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का ही, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं उसको इससे, तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 और बेस की वैल्यू 1। अब ये जो थ्योरम लगती है
ये लगती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। मतलब हमें ये समझ में आया कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर टू बेस 1 तो उसका हाइपोटेनस कितनी होगी, √5। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से देखो हम √5 तो नहीं बना सकते ना, तो हमने क्या कर दिया, उसको डिपेंडेंसी उसकी शिफ्ट कर दी परपेंडिकुलर और बेस पे। अब मैं P और B कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। हो सकता समझ में आया हो सकता ना भी समझ में आया हो, क्योंकि थ्योरी मैंने थोड़ी बता दी आपको। अब हम प्रैक्टिकल चीज करके दिखाते हैं आपको। तो आप क्या करो, आप एक नंबर लाइन बना दो, ठीक है। देखो मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ। देखो आपको करना है एक छोटा सा यहाँ पे नंबर लाइन से बना देना है। मान लेते हैं हमने बना दिया ऐसा, ऐसा कोई लेंथ की दिक्कत नहीं है, आपने ऐसी बना दी, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे आप यहाँ पे लिख दो 0 और 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप मार्क कर दो। यहाँ पे देखो मान लो ये 0 है तो ये मार्क हो जाएगा आपका 1, ये 2, ये 3, ठीक है। 3 तक कर दो, 4 तक कर दो, 1 2 और ये 3। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस क्या हो 1, क्योंकि बेस आपने 1 लिया तो ये देखो ये 1 तो बेस है ही, और परपेंडिकुलर आपको चाहिए 2। अब परपेंडिकुलर वही होती है ना जो 90 डिग्री पे स्टैंड करती है। तो आप ये अपना D पकड़ो और आप 90 डिग्री बनाओ। यहाँ से देखो ये आपने D पकड़ा, यहाँ से 90 डिग्री पे कर दो मार्क, ठीक है। अब आपको कितना सेंटीमीटर बनाना है, आपने पॉइंट तो बना दिया, आपको बनाना है 2 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से बस 2 सेंटीमीटर बनाना है। मान लो आपने यहाँ रखा इसको, तो यहाँ से 4 और ये 6, ये 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये 1 हो गया। अब अगर आप इसको जोड़ोगे, अगर आप इसको जोड़, तो ये ध्यान रखना है 90 डिग्री होना चाहिए भाई। तो ये जो लाइन आएगी ये क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी √5। अब अगर आप नंबर लाइन पे √5 को प्लॉट करना चाहते हो तो आप क्या करो, अपना कंपास खोलो और इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करो। लाइक देखो मान लेते हैं अगर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मैं ऐसे कंपास से मेजर कर लूँ, ठीक है, और इसको ऐसे नीचे ले जाओ, तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, √5। बात समझ में आई? इस तरीके से हम √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं फिर एक बार रिकैप दे रहा हूँ, एक एग्जांपल, जैसे कि मान लो √5 था, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, अब मान लो मैं आपको एक एक्स्ट्रा सा एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ कि मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आया √10, कह रहे हैं जो √10 बना के दिखाओ नंबर लाइन पे। अब रूल ये कहता है कि जब भी आपको कोई भी डिजिट आए, पीछे तो 1 लेनी है, जो बचा वो आगे ले लेना, ठीक है। अब इसको हमें स्क्वायरिंग इफेक्ट डालना है, क्योंकि याद रखना है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसके बेसिस पे होता है बच्चों, पाइथागोरस के बेसिस पे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि √10 की वैल्यू क्या है, बट मैं उसको P और B की टर्म्स में तो लिख सकता हूँ। तो ये अब ये किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, और ये किसका होगा 1 का। अगर मैं इसको उससे कंपेयर करूं तो मेरा बेस क्या आया 1, परपेंडिकुलर क्या आया 3। तो मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा जिसमें बेस 1 और परपेंडिकुलर 3 हो, अपने आप ही √10 की वैल्यू, समझे कि नहीं समझे। तो देखो यहाँ पे आप एक लाइन बनाओ, मैं आपको चलो रफली बना के दिखा देता हूँ। मान लो आपने एक लाइन बनाई, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और मान लेते हैं ये आपका 4 हो गया। अब बेस क्या है 1, तो आपने ये बेस 1 ले लिया यहाँ पे। अब आपको D उठाना है, ये भी पूरा उससे ही करना है, D उठाना है और D से यहाँ पे 90 डिग्री की एक लाइन खींच के इसको 3 सेंटीमीटर का खींच देना है। मान लेते हैं कि ये 1 2 3, ये 3 तक यहाँ पे हो गया आपका, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका √10। बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या करना है, इसकी लेंथ को मेजर करना है और इसको आगे करा देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, अगर ये ऐसे है तो इस तरीके से ये ऐसे आ जाएगा। तो करीबन करीबन थोड़ा सा हमारा 19-20 बन रहा है, ये कुछ ऐसे आएगा। देखो ये 3 से जस्ट थोड़ा सा ही आगे आएगा और ये √10 बन जाएगा। क्योंकि देखो √10 √9 के अप्रॉक्स होता है कि नहीं। तो अगर हम इसकी तरफ से देखें तो √10 को थोड़ा सा ही आगे बनना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से √10 बन जाएगा। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर रूट आसान वाले तो आपने करा दिए, √5 √10, सर पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन आता है, एक एग्जांपल भी दे रखा है ऐसा, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखो हमारा कंसेप्ट हम नहीं भूलेंगे, √3 है तो हम उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, क्या याद करवाया, पीछे 1 जो बचा आगे, क्लियर है। अब अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्मेट में, क्योंकि हमका फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है, तो p² और b² फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर होता है, बट 2 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ आके कहानी खराब होती है। जिसकी यहाँ पे तो सर 4 2 का स्क्वायर था, 9 3 का स्क्वायर था, पर यहाँ क्या करोगे सर, अब ये बताओ ना। तो बच्चों सुनो,
2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये मुझे भी भली बात ही पता है। हम क्या √2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते 2 को? भाई मैथ्स है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बात समझ में आ रही है? बट क्या आप, अब जैसे कि इसको मैंने ऐसा कर दिया, अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है 0 1 बेस आपका कितना हो गया 1, परपेंडिकुलर आपका √2। तो क्या आप √2 को ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बात तो घूम फिर के वहीं आ गई कि मैं रूट को नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकता। तो जब तक आप √2 को ड्रॉ करना नहीं सीखोगे तब तक आप √3 को नहीं ड्रॉ कर पाओगे। तो ये कहानी हो गई थोड़ी सी खराब। इसको सही करने के लिए इसमें आपको √2 को अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब देखो, हमें √3 के लिए √2 पे डिपेंडेंसी आ गई, अब √2 बन गया महान, √2 को ड्रॉ करेंगे, √2 में भी वही कंसेप्ट 1 बचा, अब 1 को अलग कर दिया तो यहाँ 1 ही बचा, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो पहले आप √2 बनाओगे, √2 बनाने के लिए फिर वही नंबर लाइन बनानी पड़ेगी आपको। तो देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ करा और यहाँ पे मान लो हमने ये ले लिया ऐसे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है भाई। अब देखो ये आपका बेस 1 और परपेंडिकुलर भी 1, तो बेस आप तो 1 ले ही लिया, अब परपेंडिकुलर 1 लेने से पहले आपको 90 डिग्री बनाना ही, समझ रहे हो? पहले मैं √2 बनाऊंगा भाई, क्योंकि उसके बिना तो कहानी चलेगी नहीं। देखिए यहाँ तक है ये, तो इसमें मैं 1 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो जरा ध्यान से देखना भाई, थोड़ा देखो बारीकी का काम होता है यहाँ पे का सारा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये भी 1 ये भी 1, अगर हम इसको यहाँ से जोड़ दें, अगर हम इसको यहाँ से जोड़ दें तो करीबन करीबन ये √2 नहीं बनेगा जी, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अगर आप उसको नीचे ले आते तो √2 प्लॉट हो जाएगा, पर हमें √3 प्लॉट करना था। √3 का अगर हम याद करें दोबारा तो √2 प्लस √1, तो √2 तो मेरे पास आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस को हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, है ना? तो देखो √2 तो हमारे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1 बना दूं, समझ गए? मतलब चाहे आप P को √2 लो या B को √2 लो, बात एक ही है। मतलब हम इसको ऐसे ना लेके उसको ऐसे भी तो ले सकते हैं, बेस को √2 ले लो और परपेंडिकुलर को 1 ले लो, कोई दिक्कत थोड़ा है, वो तो प्लस ही रहे। 2 + 3 या 3 + 2 आना तो 5 ही है। ऐसे ही बेस अगर √2 आ गया, ये ना बेस, अब इस पॉइंट पे हम 90 डिग्री बना दो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास बेस √2 तो आ गया ना, अब आप क्या करो यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ, ये ऐसा है, यहाँ बनाओ 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री को बनाने के लिए देखो ये यहाँ पे ऐसे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर दो। तो देखो ये √2 है और ये 1 है, अगर √2 को 1 से हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या बनता है बच्चों? √3। तो इसको अगर मैं मिला देता हूँ यहाँ पे तो ये बन जाएगा √3। ये होता है डबल वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से इसको अगर हम ऐसे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखें और इसको ऐसे डॉट 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 करके नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा √3। और देखो √3 थोड़ा पास ही बनना चाहिए, किसके? √4 के, क्योंकि √4 अपना 2 होता है, अगर उसके जस्ट पीछे जाएंगे तो क्या बनेगा? √3। तो इस तरीके से आपका बन गया। मतलब कभी भी आपको, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि बच्चों रूट, आप एक काम करो, रूट बना के दिखाओ मुझे। रूट एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं हम? √10 तो बना लिया, √11 बना के दिखाओ मान लो, है ना? तो √11 के लिए आपको भाई 10 + 1 करना पड़ेगा। अब 10 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है ना? 1 तो किसी का स्क्वायर हो भी सकता है, पर 10 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इसलिए आप यहाँ पे √10 को अलग से बनाओगे, और √10 बनाना आपको अलग से बनाओगे, और √10 बनाना आपको पता है ना? ये √10 बनाया था आपने, मतलब इसके ऊपर ही आप एक √11 बना दोगे और वो आपके आगे डायरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इन क्वेश्चन को करा जाता है। चलो बच्चों देखो, सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम में 1.3 की बात करें तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा बेसिक क्लैरिटी होने की जरूरत है। जैसे कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने बेसिक क्लैरिटी दी थी आप लोगों को। वो ये था कि नंबर सिस्टम में कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होते हैं, है ना? तो अब हम ये देखेंगे कि यार डेसिमल कितने तरीके के होते हैं, डेसिमल कितने तरीके के होते हैं। आइए पंखा बंद कर। देखो डेसिमल होते हैं 2 तरीके के, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, अब देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब देखो डेसिमल कब आता है, कोई भी चीज पॉइंट में कब आते हैं? जब हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं, जब हम रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो
वो पॉइंट में आ जाता है। अब आपने बचपन में कुछ डिवाइड करे होंगे जिसका जो आंसर है वो एक जगह पे आकर रुक जाता था, है ना? तो उन डेसिमल्स को हम कहते थे टर्मिनेटिंग। लाइक अगर आप 36 को 100 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आता है? 0.36, है ना? ये एक जगह पे आके रुक गया, एक जगह पे आके रुक जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग। जिसके एक और एग्जांपल 2/5, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो 5 बाहर 2 अंदर, 0.20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आया 0.4। ये भी टर्मिनेटिंग है। मतलब डेसिमल दो ही तरीके के हो सकते हैं, एक वो जो एक जगह पे आके रुक जाते हैं और एक वो जो एक जगह पे आके नहीं रुकते, मतलब चलते ही रहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में वही बात करेंगे जो कि डेसिमल्स रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर दो कैटेगरी आती है, एक होता है आपका रिपीटिंग और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग। इसको स्कूल में रिकरिंग भी बोला जाता है, रिपीटिंग। कुछ कुछ टीचर्स को रिकरिंग भी बोलते हैं। देखो अब मान लो अगर एक डेसिमल रुक नहीं रहा तो वो क्या होगा? वो रिपीट होगा, है ना? इसकी मान लो अगर मैं 2/3 को डिवाइड करूं, जरा आप बच्चे भी करो, जरा 2/3 को अगर डिवाइड करोगे, करो करो, देखो 3 बाहर रहेगा, 2 अंदर रहेगा, 0 पॉइंट, तो इधर ही देख लो, फिर तुम धीरे धीरे करोगे। देखो 20 है, ये 3 6 जा 18, फिर ये 2 पॉइंट लगा 0, 3 6 जा 18, 2 पॉइंट लगा 0, मतलब ये चलता रहेगा। अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूं तो ये एक ऐसा डेसिमल है जो रुक नहीं रहा, जो कि रुक नहीं रहा, वो चलता जाएगा, ऐसे 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 चलता जाएगा। फिर हम इसे बार भी लगा देते हैं ना, जो रिपीट हो रहा होता है ना, उसमें बार भी लगाते हैं। तो ये होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब जो रुके ना, चलता जाए चलता जाए चलता जाए। क्लियर है? अब आता है सवाल मेन कि सर समझ में आ गया कि डेसिमल दो तरीके से हो सकते हैं, एक जो रुक जाए जिसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं प्यार से, एक वो जो रुके ना, मतलब रिपीट हो, ठीक है? अब बच्चा कहता है सर ऐसा कौन सा डेसिमल होगा जो रुके भी ना, रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो रुक नहीं रहा, चलता चल रहा है, और नॉन रिपीटिंग और वो रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब एक ऐसा नंबर, ऐसा डेसिमल जो ना तो रुके और ना तो रिपीट हो। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भाई रुके भी ना रिपीट भी ना हो। तो इसमें आता है पैटर्न वाले। इसके मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 0.01 001 0001, है ना? तो ये वो डेसिमल एक्सपेंशन है जो देखो ये पैटर्न बना रहा है। एक देखो पहले 01, फिर 001, 000। अब क्या ये रुकेगा क्या? है भाई, अरे ये रुकेगा? बताओ साची, रुकेगा क्या? ये नहीं रुकेगा ना। क्यों नहीं रुकेगा? बिकॉज ये एक पैटर्न है, 4 बार 01, 5 बार 01। अच्छा क्या ये रिपीट हो रहा है? क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पहले 0 बना रहा है, फिर 00 बना रहा है, 000 बना रहा है, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसको प्यार से पैटर्न वाले ही बोलते हैं। ये पैटर्न बना रहा है। जब पैटर्न बनता है तो जिसके मतलब कॉल की 0.23 233 2333, समझ रहे हो? ये पैटर्न आ रहा है, 23 आया, फिर 233 आया, 23। तो ये होते हैं पैटर्न वाले। बात समझ में आई? मैं फिर बता रहा हूँ, डेसिमल दो तरीके के हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जो एक जगह पे आके रुक जाए, जो एक जगह पे आके रुक जाता है उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी है, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब वो जिसको अगर मैं डिवाइड करूं तो उसके जो नंबर रिपीट होने लग जाए, 6 बार बार एक ही चीज आए, तो रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग वो जो रिपीट ही ना हो बट रुके भी ना, मतलब पैटर्न वाले, जिसकी 01 001 000, 4 बार 01, 5 बार 01, तो कभी अंत ही नहीं है इसका। 23 233 2333, चलता जाएगा चलता जाएगा और चलता जाएगा, तो इसका कोई सीमा ही नहीं है। तो इसलिए ना तो टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक भी नहीं रहा, और ये ना रिपीटिंग है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। समझ गए? अब एक और मतलब इसके बाद एक और चीज होती है जिसकी मैंने जब आपको पढ़ाया था पहले, तो मैं आपको इर्रेशनल नंबर बताए थे कि इर्रेशनल नंबर कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं इर्रेशनल नंबर, है ना? पहले वाले होते थे जो रूट के अंदर कैद होकर रहते थे, जिसकी √2 √3, है ना? याद है ये चीज मैंने बताई थी, जो मैं बताई थी कि जो रूट के अंदर कैद हो जाते हैं, जो रूट से बाहर ना निकल पाए, जिसकी √16 क्या होगा साथी? √16 4, मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा, तो जो रूट के अंदर कैद होकर रहते हैं वो इर्रेशनल। अच्छा, एक और वाले इर्रेशनल होते हैं। इर्रेशनल दो तरीके से होते हैं, ठीक है? अब मैं वो बताऊं आपको, तो देखो ये आपने यहाँ पे पढ़ा ना, देखो ये जो ये वाले नंबर हैं ये होते हैं रैशनल। क्यों? क्योंकि देखो ये फ्रैक्शन में है ना, तो टर्मिनेटिंग वाले रैशनल, रिपीटिंग वाले भी रैशनल। क्योंकि देखो जब मैंने रिपीटिंग को समझाया या जब मैंने रिपीटिंग के बारे में लिखा तो मैंने 2/3 को डिवाइड करके दिखाया। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब मैंने इसका एग्जांपल दिया तो मैंने डिवाइड नहीं करके दिखाया। समझ रहे हो? तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट लिख दिया।
तो ये जो ये वाले होते हैं ये होते हैं इरैशनल। मतलब इरैशनल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रूट वाले और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, बोलो नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये दो इरैशनल नंबर होते हैं। तो ये याद रखना है कि एक जो पैटर्न बनाए, जो ऐसे पैटर्न बनाते हैं वो क्या होते हैं इरैशनल, और जो रूट में होते हैं वो भी इरैशनल होते हैं। बाकी मैंने आपको डेसिमल का भी पूरा कैटेगरी बता दी। अगर ये बेसिक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, नोट नहीं करा तुम लोगों ने? ये नोट करा हुआ है ना? ठीक है, चलो अब देखो, जो भी तुम्हें लगे साथ साथ ही नोट कर लेना। अब देखो, अब हम जैसे कि अभी ये एनसीईआरटी का वो खुला हुआ है और ये 1.3 है, तो 1.3 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो देखो कह रहे हैं कि आपको क्या करना, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। जो मैंने अभी आपको कराया थे काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने काइंड के होते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो एक एक को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और बताना है उसके काइंड क्या है, मतलब वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो जिसकी मान लो मैं सेकंड वाला पार्ट कराता हूँ, फर्स्ट वाला पार्ट तो आसान है, 1/11। तो आप 11 बाहर रखोगे 1 अंदर रखोगे, डिवाइड करना तो बच्चे बच्चे को आता है ना। तो 11, अब देखो ये तो 1 है, अभी इसका क्या होगा, तो ये 0 पॉइंट लग जाएगा ताकि ये बड़ा बन जाए। तो 11 के डबल 10 आता है क्या? नहीं आता, छोटा है वो, तो एक और 0 लग जाएगा। अब 11 9 जा 99, फिर क्या बचा 1। अब 1 पॉइंट लगा तो एक 0 लग ही जाएगा, बट एक 0 से काम नहीं चलेगा, फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा, फिर वही 9 99, फिर वही कहानी आ जाएगी। देख रहे हो क्या होगा, 0909 क्या हो गया, रिपीट हो गया, यहाँ भी 09 और यहाँ भी 09, तो कहीं ना कहीं ये रिपीट हो गया है ना, ये चलता जाएगा ना 0909। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ऐसे लिखना है, जैसे हमने डिवाइड करा तो हमें लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आई बात? मतलब एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये जो कि ना तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और ये रिपीटिंग है। ठीक है, तो ऐसे सबको डिवाइड करना, आप किसी को भी कर लो। मान लो 6 वाला पार्ट ले लेते हैं, तो 6 वाले पार्ट में कह रहे हैं 329 अपॉन में 400। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर में जब 100 की टर्म्स में हो तो इन शॉर्ट मैं इसको ना 4 से डिवाइड करता हूँ पहले, क्योंकि 400 से करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 0 होते हैं तो क्या होता है, ये वो डिजिट के बाद पॉइंट लग जाते हैं ना अक्सर, है ना। मतलब मैं 4 से डिवाइड करूंगा पहले इसको, तो 329 4 5 24 4 7 28 4 8 32 होता है ना, 32 कट गया, ये तो 9 बचा। ठीक है, 4 2 8 1 बचा। अब तो 1 नहीं जाता 4 कट, तो पॉइंट लगेगा 0 लग जाएगा, 4 2 8 2 पॉइंट लगा 0 4 5 20। देखो ये क्या गया 82.25, पर हमने 4 से डिवाइड करा तो 100 तो जिंदा है नीचे, अगर 2 0 है तो पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 0.8225। अब बताओ ये क्या है, बताओ साची क्या है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये एक जगह पे आके रुक गया, ये एक जगह पे आके रुक गया, है कि नहीं। बस ये इस तरीके से, देखो इसके और भी पार्ट है वो भी कर सकते हो आप, ये तो इसमें 6 ही पार्ट मैंने दिखाया, वैसे और भी तो पार्ट है ना इसके बुक में, तो बहुत सारे पार्ट है, आप इसको कर सकते हो आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। देखो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यू नो दैट, इस क्वेश्चन में हमें ना बता दिया गया कि 1/7 आपको गिवन है, 0.142857 ऐसे करके गिवन है हमें। ठीक है, अब कह रहे हैं कैन यू प्रिडिक्ट करना है जी इसके डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके आप बोलो कि भाई 2/7 क्या होता है। मैं बोलूं बेटा कि 2/7 क्या होता है, तो बोलोगे कि सर 2/7 को डिवाइड कर लेते हैं, बट उन्होंने बोला साफ कि विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब लॉन्ग डिवीजन नहीं करना आपको, मतलब डिवाइड नहीं करना, यू हैव टू प्रिडिक्ट, मतलब आपको इसकी हेल्प लेके करना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको 2/7 तो निकालना है कि 2/7 क्या होता है, बट डिवाइड नहीं करना। आप कैसे करोगे, चलो देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/7, यस और नो, लिख सकते हैं हम इसको 2 × 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.142857 दे रखी है जी, तो कुछ मत करो, 2 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो। मतलब आपने 2/7 को इस तरीके से लिख दिया जो कि मैथमेटिकली करेक्ट भी है,
फिर 1/7 की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। बच्चा कहता है सर मल्टीप्लाई कैसे करूं, ये डेसिमल में है, बार लगा हुआ है ना। तो आप क्या करो, उसको कोने में ले जाके ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, बिना बार बिना पॉइंट के। 7 2 14, 5 2 10, 11, 8 2 16, 7 2 4 5, 4 2 8, 2 2, ये आ गया। तो ये आ गया आपका। देखो ये जो आया है ना, इसको फॉर्मेट में लिख दो, इसकी 0.28574, इसको से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और जो आंसर आया उसको वापस फॉर्मेट में लिख दो, बार का बार रहा, पॉइंट का पॉइंट रहा, समझ गए। अब इसकी मान लो ये कह रहे हैं कि आगे कि आप क्या करो, आप ये भी करके दिखाओ, क्या है वो 3/7। तो 3/7 क्या होता है, 3 इंटू 1/7 है ना। तो ये 3 इंटू 1/7 क्या है, 1/7 तो दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है 0.142857। बस अब यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना ये, तो समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 से, जिसके 4/7 है तो क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो आंसर आएगा उसको फॉर्मेट में लिख दोगे। क्लियर है, चलो। तो ये भी आसान है, आप खुद भी कर सकते हो आगे, 4/7, 5/7, 6/7 अपना आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये मैं टेस्ट भी दूंगा तो भी ये आएगा, और आप सबके यूटीज में, आप सबके क्या नाम से हाफ ईयरली में, फाइनल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें पेपर्स पे पूछे जाते हैं। देखो क्या है, क्या रहे, पहले मतलब समझते हैं। कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इन सबको ना P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। साथ ही बेटा मैं आपसे पूछता हूँ कि 2/5 अगर है, इसको मैं कैसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करूं। मतलब ये 2.5 है, इसको मुझे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो मैं कैसे करूंगा बताओ, लगा दूंगा भाई, पॉइंट हटाऊंगा और नीचे 0 लगा दूंगा तो बन तो गया फ्रैक्शन है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं 0.9 है जी, क्या ये रैशनल नंबर है, आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो बेटा अगर मैं बोलूं रैशनल बनाओ इसको, तो क्या करोगे, बोलो, पॉइंट हटा दोगे और 0 लग गया, ये लो। तो मतलब करीबन करीबन आपको समझ में आया कि किसी भी डेसिमल वाले नंबर को अगर रैशनल बनाना हो तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। अब अगर आपको ये समझ में आया तो मुझे एक बात बताओ, मान लो हमारा पहला वाला पार्ट है 0.6 बार। बार का मतलब होता है कि जितने डिजिट में बार है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये है 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ आलिया कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा अपने रैशनल नंबर में, कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं मैं इसे। भाई क्या इसका पॉइंट हटा दूं, भाई देखो हमने क्या सीखा, पॉइंट हटा के करना है। तो क्या मैं इसका पॉइंट हटा दूं ऐसे, और नीचे कितने जीरो आएंगे, अनलिमिटेड। या देखो जितनी डिजिट होती है पॉइंट के पास, जैसे कि यहाँ पे आपकी 2 डिजिट है, तो आप 2 जीरो लगाते हो ना नीचे, फ्रैक्शन बन जाता है। और यहाँ तो अनलिमिटेड 6 है, बाहर का मतलब अनलिमिटेड 6, तो रिपीट ही होता जा रहा, रुक ही नहीं रहा। कभी रुकेगा क्या, कभी नहीं रुकेगा, करते जाओ। आज करोगे पूरी 9th भी करोगे तब भी नहीं रुकेगा, पेज ही पेज भरेंगे। तो उसको अगर आप पॉइंट हटाओ तो ये आ जाएगा। या क्या ये रैशनल है, आप बोलोगे सर ये फ्रैक्शन में है, भाई ये तो अनलिमिटेड है, ये कभी ये क्या है, ये मैथ्स में होता है क्या कुछ, तो हमने देखा ही नहीं, ये थोड़ा ना है कुछ। अगर आप बाहर भी लगा दोगे, जैसे कि उस दिन तनी कौन बोल रहा था, बोल रही थी कि बाहर लगा दो सर यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे, ये भी नहीं होता फ्रैक्शन। अगर ये होता तो आपको 7 में दिख जाता ना, रैशनल नंबर ऐसा दिखता ही नहीं है कभी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि जो कहानी बताई मैंने आपको, उसका मतलब यह है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को सीधा कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको सीधा कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें लगेगा एक तरीका क्या है, जरा ध्यान समझना, स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो लेट कर लेना है x, जो भी वैल्यू है उसको लेट कर लो, x कर लिया लेट। अब यहाँ पे कितनी डिजिट पे बार है, कितनी डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे, तो जितने डिजिट पे बार हो उतने जीरो से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो अगर दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। अब यहां पे जरा सावधानी से काम लेते हैं। अगर मैं इसको खोलूं तो 0.666 डैश 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 इंटू 10। देखो अगर मैं किसी पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर मैं 2.25 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा। अब बोलोगे सर हम तो ऐसे करते थे, हैं 0 0 काट दिया, या 225/10, तो ये होगा 22.5। इस तरीके से तो पता है ना तुम्हें, तो पकड़ाया गया है। जब भी पॉइंट ऐसे मल्टीप्लाई करते थे तो पॉइंट हटाते थे, नीचे 2 जीरो आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10 आ गया, और उसके बाद 22.5 आ गया, ठीक है। पर मेरी बात सुनो जरा ध्यान से कि
अगर आपको ये सब ना करना हो, डायरेक्ट करना हो, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि जैसे कि 2.25 था ना इंटू 10, तो जितने जीरो हैं उतनी डिजिट आगे आएंगी। इसकी देखो एक जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो ये एक डिजिट आगे आ जाएगी, मतलब ये एक डिजिट आगे आ जाएगी ऐसे, समझे। अब जैसे कि मान लो ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो ये क्या होता 225 पूरा, दोनों ही डिजिट आगे आ जाती है ना, मतलब जितने जीरो उतनी डिजिट आगे आती हैं, समझ गए भाई। इसमें मैं थोड़ा ना कि पॉइंट हटा दूंगा, नहीं तो जीरो जीरो लगा के काटूंगा, कि इसमें काट ही नहीं सकता मैं, तो इसमें तो डायरेक्ट ही सीखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आपने सीखा कि जितने जीरो उतनी डिजिट आगे, जैसे कि यहाँ पे देखो कितने जीरो है, एक, तो 6 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 की, तो देखो ना वैसे तो ये होगा, ये है ना, ये होगा, पर आगे की 6 की वैल्यू नहीं, आगे की जीरो की वैल्यू नहीं होती ना, तो आप इसको हटा सकते हो। तो ये आ गया आपका 6.6 बार, क्या आ गया 6.6 बार। अब बच्चा कहता है कि सर जैसे कि आपने अभी बताया कि 2.25 आपने 10 आगे करा, तो ये 22.5 हो गया। तो जो पीछे है पहले 2 डिजिट थी, अब 1 डिजिट बची है। बच्चा कहता है कि सर आपने अगर एक 6 को आगे ले आए, तो जो पीछे 6 थे वो कम नहीं पड़ जाएंगे, तो उसका आंसर है नहीं। मतलब अगर मैं इसमें से एक 6 आगे ले गया, तब भी ये अनलिमिटेड 6 ही है। इसकी इसमें अनलिमिटेड 6 थे, बच्चा कहता है सर एक 6 तो आपने आगे ले लिया, एक 6 तो आपने आगे ले लिया, तो क्या तब भी वो अनलिमिटेड 6 बचेंगे? बिल्कुल सही, क्योंकि समुद्र तो समुद्र होता है, अगर उसमें से एक मग्गा पानी निकाल दिया जाए, एक बाल्टी पानी निकाल दिया जाए, तो समुद्र कम तो ना हो जाएगा। वो है अनलिमिटेड 6, बहुत सारे, तो एक बाहर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये 10x। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे फर्स्ट, इसको लेंगे सेकंड, और अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। ये स्टेप है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड। तो देखो सेकंड में क्या जाएगा 10x, तो 10x में से क्या जाएगा x, तो क्या बचेगा 9x। देखो ना, इसको उससे माइनस कर दिया, सेकंड को फर्स्ट से कर रहे हैं, फिर इसको उससे करेंगे, तो ये 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो कट गया। देखो 6 बार से 6 बार कट जाएगा, कहते हैं ना जहरी जहर को काटता है, तो इसलिए ये बार से बार कट जाएगा, पॉइंट का नीचे 0.06, 6.0 का मतलब क्या होता है 6, ये पॉइंट का 0 की वैल्यू नहीं होती। अब ये 9 डिवाइड में जाएगा, 2 3 जा 9, क्या कह रहा हूँ मैं भी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3, 2/3 आ गया। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने जो कराया था पीछे, वो तो चलो मैंने मिटो दिया था, ये जो मैंने जब आपको पीछे 2/3 को डिवाइड करवाया था, मैंने बोला ना डिवाइड करो, फिर मैंने ही कर दिया था यहाँ पे, तो आपको याद हो तो 2/3 को डिवाइड करके यही आता है ना, मतलब आपका आंसर सही है। मतलब अगर आपको क्रॉस चेक करना हो ना कभी, तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना, आपका यही आएगा 0.6 बार रिपीट करके 6 ठीक है। तो ये ना मेथड बनाया गया ऐसी चीजों के लिए कि जब हम डायरेक्ट ना कर पाए, उसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, हम पॉइंट हटा के डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं पहले इसकी हिंट देता हूँ, ठीक है, करा नहीं रहा, इसकी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। नोट तो करना नहीं होगा, जिसको नोट करना है ना तुम तीनों में से तो साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो मैं इसकी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन में तुम वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो आराम से, यहाँ नहीं कर सकते ना। अब ये तो एक तरीका हो गया, अब मान लो एक और क्वेश्चन मैं अगर कराऊं, थर्ड वाला पहले फिर सेकंड वाला करेंगे। देखो थर्ड वाले में कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन दे रखा है 0.001, ये थोड़ा गलत लिख दिया, ये है आपका 0.001 पे बार, ऐसा क्वेश्चन यही है ना, देखो बुक में आपकी थर्ड पार्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले रूल आपको याद रखना है, स्टेप नंबर 1 क्या था, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, कि जो भी क्वेश्चन है उसको एक्सलेट कर लेना है, जी सर कर लेंगे। फिर कितने डिजिट पे बार है, कितनी डिजिट बार है, 3 डिजिट पे बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा 1000x, ये हो जाएगा 1000x। अब ये दिक्कत है, मेन इसको समझाने के लिए लगा रहा हूं मैं ये, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं आज 1000 से तो क्या होगा, तो देखो कभी भी आप ऐसे कभी मल्टीप्लाई करो तो एक तो आराम से करना है, कोई नहीं 2-4 स्टेप आगे लिख दोगे तो बच्चे डायरेक्ट भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा था आपको आराम से करना है, कैसे, आप क्या करो सबसे पहले तो उसको खोलो, बार का मतलब क्या होता है ना, रिपीटिंग, ऐसे 001 आता रहेगा, किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो जितने जीरो उतनी डिजिट आगे आती है, ये रूल है। इसकी मान लो यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 डिजिट क्या हो जाएंगी
आगे आ जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं इसका आंसर ये बनेगा। एक तो जीरो ऑलरेडी था वहां पे, तो ये 2 जीरो और ये 1, ये आ गया आगे, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा। समझे? हुआ क्या कि जितने जीरो उतने डिजिट आ गए, 3 जीरो थे तो 3 डिजिट आगे आ गई, फिर पॉइंट लगा, फिर जो बचा, अब जो बचा है वो तो अनलिमिटेड ही है, मैंने को बताया है। देखो शुरुआत में जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो मैं सकता 1 पॉइंट, ये रिपीट होता है तो 0 0 1 पे बार। देखो 0 0 1 पे बार तो रहेगा ना, समझ रहे हो? चाहे कुछ आगे आए चाहे कुछ आगे ना आए, क्यों? क्योंकि वो तो फिक्स है, वो तो रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए 0 0 1 पे बार। और अब बच्चा कहता है कि सर ये 1 कैसे हुआ? अब मेरे भाई 3 जीरो हैं आगे, तो आगे 3 जीरो क्यों लिखूंगा मैं? जैसे मैं बोलूँ 0 0 1 रुपए मेरे पास, तो भाई 1 रुपए है ना, आगे की वैल्यू थोड़ा होती है, 0 0 की वैल्यू थोड़ा होती है आगे डिजिट के। तो ये आपका आ गया आंसर 1000x, मतलब जितनी जीरो थे उतने डिजिट को आगे भेज दिया, पॉइंट को एडजस्ट करा, आपका आंसर आ गया। अब इसको फर्स्ट मानना है, इसको मानना है सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट और सेकंड लिख देना। तो देखो 1000x में से अगर x जाएगा तो बचेगा 999x, और अगर ये 1.001 बार माइनस 0.001 बार, तो क्या होगा? ये कटेगा पूरा का पूरा, ये 1.0, तो x आ जाएगा आपका 1/999, 1/999, ये बचेगा आपका, ये इसका आंसर। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा आपका। तो फिर मैं बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए x को लेट करना है, जितने डिजिट पे बार हो, 1 पे है तो 10 से, 2 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करके, मेन स्टेप ये है कि आपको जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट के आगे आ जाते हैं पॉइंट, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, तो नई बात। अब इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ मैं आपको, देखो इसको नोट करना है, वो स्क्रीनशॉट खींच के नोट कर लो, ठीक है? देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में, अब मैं क्यों करा रहा हूँ, हालांकि 3 थे तो मैं बोल सकता था कि मैं एक ही करा रहा हूँ, बाकी कर लो अपने आप, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कराने पड़ेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि 0.47 बार है जी, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x को, 47 बार नहीं है ये क्वेश्चन में है खाली 7 पे बार, 0.4 खाली 7 पे बार है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमें सिखाया गया है कि कोई भी क्वेश्चन आया हम उसको लेट कर लेते हैं पहले, कि लेट x। ठीक है, अब जितने डिजिट पे बार है, भाई कितने डिजिट पे बार है यहाँ पे नव्यांश, तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो चीज समझ में आ गई तुम्हें, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x, और ये क्या हो जाएगा, 10 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से फुल फोकस करके मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो कितनी डिजिट आगे आएंगी, एक डिजिट। साथ ही बताना क्या आएगा इसका यहाँ पे आंसर, 0 4.7, तो जीरो के आगे वैल्यू नहीं होती तो 4.7 बार आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे। तो ये आ गया आपका, तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। अब क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट, तो करो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो देखो 10x में से अगर x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। दिक्कत है यहाँ पे 4.7 बार में से अगर मैं 0.47 बार लाऊं, अब बच्चा यहाँ होता कंफ्यूज, कुछ स्कूल्स में यहाँ पे अलग भी तरीका कराया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई कराया जाता है, और उसको कोई तुक नहीं है, क्योंकि रूल तो यही है कि जितने डिजिट पे बार उतने जीरो से मल्टीप्लाई, तो ना रूल तो ब्रेक नहीं कराना यहाँ पे। पर दिक्कत हमें यहाँ पे आ गई, क्या दिक्कत आई कि अब देखो हम माइनस कैसे करें। देखो 7 बार में से मैं 4 कैसे माइनस करूं, देखो बार से तो बार कटता है, जहर जहर को काटता है, तो इसलिए बार के नीचे अगर आप पहले देखो तो बार के जैसे हमने देखा था 6.6 बार था तो 0.6 बार था, तो बार से बार कट जाता है, तो बार के नीचे बार रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा। इसलिए क्या करेंगे, मैं बड़ा ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको बाद में कराया, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत लास्ट में होती है। क्या दिक्कत है, देखो मेरी बात सुनो, 0.47 बार है। अब अगर मैं देखो मान लो समुद्र है, ठीक है, अब समुद्र का बांध वहां लगा हुआ है, ठीक है, मेरा घर यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ कि यार ये खाली खाली जगह लग रही है, यहाँ तक भी आ जाए समुद्र, ठीक है, तो मैं करूंगा बांध खोलूंगा, अब बांध खोलूंगा बहेगा पानी, तो एकदम से यहाँ लगा दूंगा, समझ रहे हो ना, समुद्र कम हो जाएगा क्या उससे, नहीं, क्योंकि समुद्र अनलिमिटेड है। तो अगर मैं उस मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे बांध है, ये बार क्या होता है, ये रोक के रहता है उसको, जैसे ही हम किसी भी चीज का बार हटाएंगे तो करेगा 7 7 7 7 ऐसे ऐसे बहने लग जाएगा।
तो मैं क्या करूंगा, इसका बाहर हटाऊंगा, इसका बाहर हटाऊंगा। देखो ये 7 है, मैंने बाहर हटा दिया, तो जैसे ही मैंने बाहर हटाया ये बाहर, यहाँ पे आके मैंने यहीं रोक दिया, समझ रहे हो? मैंने उसको जैसे ही मैंने बांध खोला वैसे को मैंने तुरंत रोक दिया, ताकि क्यों, ताकि बाहर के नीचे बाहर आ जाए। आप देखो बाहर के नीचे बाहर आ गया, चाहूं तो मैं उसको आगे भी लिख सकता हूँ और आगे लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना कि ये बाहर है, बाहर का मतलब अनलिमिटेड 7, तो मैं जैसे मर्जी यूज कर सकता हूँ उसको। तो बाहर से बाहर कट जाएगा, 7 - 4 3.4.3 आ जाएगा, तो ना 7 में से 4 गए, ये भी माइनस करके 0 आएगा, पर पॉइंट का 0 की वैल्यू नहीं होती है ना, ये भी तो यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 हो गया, 7 में से 4 गया 3, ये 4, तो ये हो जाएगा आपका x = 4.39 डिवाइड में आ जाएगा, फिर 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो पॉइंट हटा 0 लगा, तो आ जाएगा 43/90, 43/में ये हो गया, देखो आपका, समझ रहे हो बात को? तो इससे क्या हुआ कि आपका ये P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कुछ इसी तरीके का एक एग्जाम्पल भी है, कुछ इसी तरीके का एक एग्जाम्पल भी है इसके अंदर, देखो बताता हूँ तुम्हें, ये लिख देता हूँ, कुछ ऐसा लिखा हुआ है उसमें कि 0.235 बार है, तो चाहे अगर पता है मैंने देखे तो ये यूनिक होते हैं, इसकी ना एक छोड़ के बार होता है, इसकी इन क्वेश्चनों में देखो तो सीधा ही बार है, इन क्वेश्चन में देखो तो सीधा ही बार है ना, बट ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसकी ये वाला था, इसके अंदर एक छोड़ के बार होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कुछ यूनिक नहीं करते, बस जैसा इसकी 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बस लास्ट में आके करके एडजस्टमेंट करनी है तो हम कर लेते हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना यार, है ना, कर सकते हैं हम ऐसा, हमारा आंसर तो आया रहना इससे, आंसर वही है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, होमवर्क में आप ये कर लेना घर से, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 0.9999, मतलब 99 रिपीट हो रहा है, उसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम लोग कैसे करेंगे कि 0.9 बार ही तो हुआ ना ये, अगर 99 रिपीट हो रहा है उसका मतलब क्या हुआ 0.9 बार। अब ये तो वही क्वेश्चन होगा जो हमने करा है कि भाई किसी भी डिजिट में बार हो तो उसको एक तरीका होता है कि उतने जीरो से मल्टीप्लाई करते फलाना निमकाना पूरा आप कर दोगे और आपका आंसर पता क्या आएगा 9/9, तो जब उसको काटोगे तो बना जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में ये नहीं है कि आपको बस यही करना है, आगे भी है, कह रहे हैं कि विद योर टीचर, मतलब कह रहे हैं देखो आर यू सरप्राइज विद योर आंसर, कि जैसे कि मान लो आपका आंसर 9/9 आया तो 1 आ गया आंसर, तो क्या आप अपने आंसर सरप्राइज हो, तो बच्चा बोलेगा नहीं, मैं तो पीछे चेक करूंगा आंसर सही है तो कोई सरप्राइज नहीं, सब बढ़िया है, तो दिमाग लगाएगा ही नहीं, लेकिन विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस। अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, हालांकि 1 आंसर इज नॉट अ बैड आंसर, तो अच्छा है ना कि 1 आया आंसर एग्जैक्ट आया, कहने का मतलब ये है कि देखो अच्छी तरह देखो, जैसे कि जब आपने 0.6 बार को कन्वर्ट करा था तब आंसर क्या आया था 2/3 आया था, है ना, आपने अभी 0.47 बार को कन्वर्ट करा था तो आपका आया था 43/90। तो पता है इसका मतलब क्या है कि अगर कल को आप इसको डिवाइड करोगे, अगर कल को आप इसको डिवाइड करोगे तो यही आना चाहिए ना, है ना, जैसे आप 3 को 2 से डिवाइड करो जरा, तो 0.06 जा 18 फिर 2 फिर 6 जा 18, तो ये मतलब ये ना वैलिड हुआ कि अगर मैंने इसको कन्वर्ट करा है तो बाई चांस अगर मुझे वेरीफाई करना तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा और आंसर ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा आंसर ये आ जाएगा, मतलब ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये वैलिड है। अब जैसे कि मान लो 0.9 बार का आंसर आता है 9/9 मतलब 1, तो बच्चे कहते हैं कि सर अगर मैं 9/9 को डिवाइड करूं पहले तो 1 आता है, तो 1 को मैं कैसे वापस इसकी तरह रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, जैसे कि इनमें जो आंसर आ रहे हैं अगर आप उनको डिवाइड करो तो वापस वही क्वेश्चन आ जाता है, वेरीफाई हो जाता है, इसमें कैसे वेरीफाई होगा, तो यहाँ पे बच्चा सरप्राइज होता है, आप तो नहीं हुए बट होना चाहिए था, आपने उस तरीके से सोचा नहीं ना, और अब मैंने सोचवा दिया उस तरीके से, आपको लगा हाँ यार बात तो सही है कि अगर मैं 9/9 को डिवाइड करूं तो यह तो आंसर आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है, एक बात बताओ अगर मैं आपको बोलूं 0.9999, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में देखूंगा अप्रोक्स करूंगा तो 1 नहीं आएगा, होता नहीं कि जिसकी भाई मैंने तेरे को 99 पैसे दे दिए, मतलब 1 रुपया दिया ना, 99 पैसे क्या होता है, हिसाब क्या है, राउंड ऑफ करते हैं हम लोग चीजों को, राउंडिंग को बताया गया ना 5 से ऊपर होता है तो बढ़ा देते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था, और ये तो बहुत ज्यादा क्लोज है 0.999999, मतलब तो बहुत क्लोज है ना 1 के, इसलिए जब हमने इसको सॉल्यूशन करा ना तो कहीं ना कहीं आंसर 1 ही आया, समझ गए, इसलिए ये आप आंसर लिख सकते हो बिकॉज ये अप्रोक्स हो गया, इतना ज्यादा करीब था 1 के कि जब हमने इसको कन्वर्ट करना चाहा फ्रैक्शन में तो वो 1 ही आया, समझ रहे हो ना, कि बहुत क्लोज है 1 के, तो उसका यही रीजन हो सकता है, सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ बस इतना पूछते हैं वो कि P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, बस इतना पूछते हैं वो लोग, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में आना है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट विद द रिपीटिंग ब्लॉक। इस रिपीटिंग ब्लॉक में मतलब 1/17 को अगर आप डिवाइड करोगे तो इसमें ना रिपीटिंग होगा, इन्होंने खुद ही बोल दिया। रिपीटिंग क्या डिजिट होगी, मतलब इसको डिवाइड करो और आंसर निकालना बस। तो ये तो है बहुत बड़ा, 17 को 1 से डिवाइड करना मतलब ये मान के चलो यहाँ से शुरू करोगे ना तो यहाँ पे आएगा ये सीधा, इतना लंबा जाएगा टक 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 टक। इसलिए इसको मैं छुड़वा ही देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कोई सेंस नहीं बनाता ना, ये पेपर में आएगा। बस मजे है, अगर करना है तो कर लो। पर एक बार बता दूं, अगर आपकी शीट है ना तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे, तब जाके नीचे आएगा। कर लेना घर पे, डिवाइड की प्रैक्टिस हो जाएगी, आंसर चेक कर लेना पीछे से। मतलब ये डिवाइड करना, डिवाइड नहीं सिखाऊंगा भाई 9th में, ठीक है। तो ये आप अपना आप कर लेना। आगे कह रहे हैं, अब देखो यहाँ से 6वां 7वां 8वां और 9वां, ये हैं 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये नहीं आते जल्दी समझ में, थोड़े अच्छे अजीब हैं क्वेश्चन, तो जरा इसको समझने का ट्राई करते हैं। कह रहे हैं कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल, ऐसे कुछ एग्जाम्पल बताओ जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसे एग्जाम्पल बताओ फ्रैक्शन के जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जिसकी 2/3 है, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि कोई एक टेबल से ना जाते हो, 2 नंबर किसी एक टेबल से, तो 2/3 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। 5/9 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये शर्त होगा कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, शर्त नंबर 1 तो ये है। शर्त नंबर 2 ये है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर मैं इन दोनों नंबरों को डिवाइड करूं, इनको डिवाइड करूं या इसको डिवाइड करूं, तो आंसर आए टर्मिनेटिंग। यार ये क्या बात हुई, ये मुझे कैसे पता लगेगा? ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा नंबर ढूंढो कि अगर मैं डिवाइड करूं उसको तो टर्मिनेटिंग आए। ये तो करके पता लगेगा ना। ये कह रहे नहीं नहीं, आप खुद बताओ। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। देखो P अपन Q होता है, तो ये कह रहे हैं कि Q की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जिससे ये एक तो वही कोप्राइम मतलब कॉमन फैक्टर ना हो। देखो कॉमन फैक्टर वाली लाइन ना यहाँ पे इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई ऐसा नंबर बताओ जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो आप बोलोगे 2/3, 5/9, 6/7, ऐसे नंबर कौन से जो कटते नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कटे ना, जैसे 5/15 ये कट सकता है, तो ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ऐसा। बट जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने बोला Q की जगह मैं क्या रखूं, तो मतलब हमें खाली Q पे फोकस करना है, ऊपर वाला कुछ भी आए हमें मतलब नहीं है, ठीक है। आगे अब तो देखो अगर Q पे फोकस करना है तो Q तो कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। बट जो दूसरी शर्त है वो क्या है कि इसका आंसर टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। पहली शर्त के अकॉर्डिंग तो Q की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6, क्यों? क्योंकि P पे भी डिपेंड करता है। P तो मैंने लिया ही नहीं, P के लिए तो मना कर दिया ना उन्होंने बोला बस Q के बारे में बताओ मुझे कि Q की जगह मैं ऐसा क्या रखूं। अब दूसरी शर्त क्या है कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अच्छा मुझे क्या ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं अगर डिनोमिनेटर में रखता हूं तो आंसर हरदम टर्मिनेटिंग आए। देखो जिसके एक एग्जांपल मान लो 2/5 है, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये रुकेगा या नहीं रुकेगा, किस पे डिपेंड करता है? डिनोमिनेटर पे। ये टर्मिनेटिंग होगा, आप बोलोगे सर पता नहीं, बेटा ये टर्मिनेटिंग होगा, ये वाला, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या था, जो एक जगह पे आके रुक जाए। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 2.2 आएगा ना, ये तो टर्मिनेटिंग होगा। मैं आपसे पूछूं 5/9 टर्मिनेटिंग, आप बोलोगे सर डिवाइड करना पड़ेगा। मैं तो नहीं देख के बता, बोलोगे सर पता नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि 36/100 तो क्या होगा? ये तो देख के बता दोगे ना भाई, मतलब ये समझ रहे हो ना बात को, ये तो आप देख के बता दोगे। तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में अगर 10 हो, इसकी कह रहे हैं ना Q की जगह क्या होना चाहिए, तो Q की जगह क्या होना चाहिए 10 की टर्म्स में। 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो सकता है। तो या तो 10 हो या तो 10 की टर्म्स में अगर होगा डिनोमिनेटर, तो ये मानते हो कि 110% क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। 110% क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। तो ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे थे कि Q की जगह ऐसा क्या। अच्छा देखो 10 के फैक्टर्स भी तो होते हैं 2 और 5, समझ गए। जिसके एग्जाम्पल मैं बोलूं 25/2, क्या टर्मिनेटिंग होगा? होगा। 25 का आधा कितना होता है? 12.5, टर्मिनेटिंग है ना। मतलब 10 अगर डिनोमिनेटर में तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 10 के ही तो भाई है 2 और 5, 10 के ही तो फैमिली मेंबर्स हैं। तो 10 हो 2 हो या 5 हो, है तो एक ही फैमिली के, फर्क थोड़ा पड़ता है, एक ही परिवार के लोग हैं ना। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में कि Q मस्ट बी 2 की पावर n और 5 की पावर n और बोथ। अच्छा ये n का मतलब क्या है? मतलब टर्म्स, जैसे कि 2 हो या 4 हो या 8 हो, मतलब अगर इसके नीचे 12 भी होता तो भी टर्मिनेटिंग होता, समझ रहे हो।
क्यों? क्योंकि टू की टर्म्स है, टू की टर्म्स का तो टू के टेबल में कुछ भी अगर आता है वो भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 के टेबल में कुछ भी हो वो भी टर्मिनेटिंग होगा, 10 तो है ही, बोथ का मतलब 10। ठीक है, तो ये मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या बोला था, क्योंकि ये क्वेश्चन ना इन्होंने गलत तरीके से रिप्रेजेंट करा हुआ है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें। इन्होंने दो बातें बोली थी, एक बात बोली थी इन्होंने कौन सी, कि भाई कॉमन फैक्टर हो, ये वाली बात बोली थी, एक बोली थी टर्मिनेटिंग हो। बट हम ना ये वाली बात को ना कैंसिल कर देते हैं, क्यों? क्योंकि कॉमन फैक्टर वाली बात के लिए हमें पी और क्यू दोनों पे ध्यान देना है ना, जिसके मतलब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि 2/5 ये होगा जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। बट इन्होंने मुझे बोला है कि लास्ट में क्वेश्चन किस पे है कि क्यू की जगह मैं क्या रखूं, तो अगर मैं क्यू की बात कर रहा हूं तो इसका तो मतलब ही नहीं है ना फिर, क्योंकि इसके लिए तो मुझे दोनों को जज करना है ना, पी और क्यू को, तो इसलिए ना इस क्वेश्चन में ऐसे फोकस ही नहीं है। बच्चे यही कंफ्यूज होता है कि सर क्वेश्चन में तो कॉमन फैक्टर वाली लाइन भी लिखी थी पर आंसर में तो कहीं लिखी आपने, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला कि क्यू की जगह मैं क्या रखूं, क्यू की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जिससे टर्मिनेटिंग हो जाए, है ना। ऊपर वाला वैलिड नहीं है क्योंकि उस ऊपर वाले के लिए क्यू का गलती नहीं है, क्यू की जगह कुछ भी रख दो ऊपर वाले के लिए तो फिर, क्योंकि कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, समझ रहे हो ना, तो उसके लिए दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगर क्यू की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है, क्वेश्चन शिफ्ट हो गया यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, एक ऐसा नंबर क्यू की जगह बताओ जिसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो वो तो एक ही नंबर है 10, क्या नंबर है वो 10, तो 10 है तो उसके परिवार वाले भी आएंगे साथ साथ, है ना। घर में अगर कभी हमारे फादर कहीं जाते हैं तो हम परिवार वाले साथ में जाते हैं ना, तो 10 जाएगा तो 2 और 5 भी जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं क्यू की जगह 2 की टर्म्स में, 5 की टर्म्स में और बोथ की टर्म्स में रखता हूं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो मेन फोकस इसमें यही था कि क्यू की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जिससे ये आंसर टर्मिनेटिंग हो जाए, तो वो आंसर ये है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आप थोड़ा इसको काट दो दिमाग से और इस पर फोकस करो तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी आसान है, कह रहे हैं ऐसे 3 नंबर बताओ जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, मतलब पैटर्न वाले, मतलब साची बताओ ऐसा कोई नंबर, 3 एग्जाम्पल बताना है आपको जो ना तो रिपीट हो रहे हो और ना तो टर्मिनेट हो रहे हो, बताओ जो पैटर्न वाले होते थे इरैशनल नंबर्स, बताओ। देखो इस तरीके से 0.23 233 2333, ये क्या है, ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना रिपीटिंग है, तो ये एग्जांपल हुआ ना एक इसका। दूसरा एग्जांपल आ लिया, तुम बताओ। 10, क्या बोल रही है तू, ये 10, अच्छा वो बोल रही है तू 100, ठीक है आगे। दोनों जगह पैटर्न लगा दिया तूने, देखो ये भी रिपीट नहीं हो रहा, पहले 11100 फिर 11000 फिर 11100, मतलब जीरो की नहीं नंबर बढ़ता जा रहा है, 1 का भी नंबर बढ़ता जा रहा है। कॉम्प्लेक्स बता दे, बहुत आसान बताओ ना, तो कैसे बताया करो। 65 एक को बढ़ाया करो बस, पहले एक 5 फिर 2 5 फिर 3 5 6 तो वही रहा ना, तो ये रुकेगा ही नहीं कहीं, 4 बार 5 फिर 5 बार 5 फिर 6 बार 5, 3 एग्जाम बताए थे हमने, बता दिए, खत्म, आगे बढ़ो। कह रहे हैं 3 डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर बताओ इन दोनों के बीच में। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रूट के अंदर कैद होने वाले, और एक कौन से होते हैं जो पैटर्न में हो, जिसके भी हमने बताया जो पैटर्न में हो। तो इन दोनों के बीच में रूट वाला तो नहीं आ सकता, इंसानों के बीच में तो इंसान मिलेंगे, जानवर को जानवर मिलेंगे, कैटेगरी होती है ना एक, अगर ये समझो ना ये रूट में होते तो उसके बीच में रूट मिल सकता था, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो मैं रूट वाले तो नहीं निकाल सकता, बट हाँ मैं डेसिमल वाले निकाल सकता हूँ, जिसके रिलेशन 2 तरीके से होते हैं, एक होते हैं रूट वाले और एक होते हैं डेसिमल वाले। तो इन दोनों के बीच में डेसिमल तो आ सकता है ना, क्योंकि फ्रैक्शन है, तो मतलब मैं क्या ढूंढने वाला हूं अब, पैटर्न वाले, समझ रहे, जो भी हमने करे ना, मैं इस तरीके से नंबर ढूंढूंगा इसमें। बट ये दोनों तो खुद रैशनल नंबर्स है ना, ये तो दोनों रैशनल है, इन दोनों के बीच में क्या ढूंढना है, इरैशनल नंबर। तो हम करेंगे क्या, हम इसको फ्रैक्शन है ना ये, इसको हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। अब इससे होगा कि ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उन डेसिमल्स के बीच में मैं अपना वाला डेसिमल, मतलब कुछ इस तरीके वाला डेसिमल निकाल सकता हूँ। डेसिमल तो मुझे मिल जाएगा ना, रूट नहीं मिल सकता, डेसिमल तो मिल सकता है ना। तो डेसिमल ढूंढता देखो, 0.077 जा 49, 1 बचा पॉइंट लगाए 07 जा 7, 3 पॉइंट लगाए 074 जा 28, 2 पॉइंट लगाए 072 जा 14, 6 पॉइंट लगाए 0
50, 7 जा 56, 4 पॉइंट लगाए 0, 7 5 जा 35, फिर 5 बच गए, तो फिर वही 50 आ गया ना रिपीट करके, तो ये पूरा बार हो जाएगा। मैं इसको डिवाइड करा तो ये आंसर आया, अब आप भी करके देखें। क्या कहते हो, यहाँ पे रिपीट हो गया 50, फिर वही 7 7 जा 49 होता तो वापस 7 आ जाता, तो यहाँ पे रिपीट हो गया, ये बार लग गया पूरे पे। इसको करो 0.0, 11 8 जा 88, 2 बचा, पॉइंट लगा 0, 11 1 जा 11, 9 पॉइंट लगा 0, 90 आ गया, तो रिपीट हो गया 81। बच्चा बोलता है कि सर ठीक है, आपने बोला ये दो नंबर इनको डिवाइड करने का, हमने कर दिया, बट हमें निकालने क्या है, इर्रेशनल नंबर निकालने क्या है, तो वो आएंगे कैसे। देखो अब ये तो दोनों रिपीटिंग है जी, हमें कौन सी चाहिए जो नॉन रिपीटिंग हो, वही तो इर्रेशनल होते हैं। तो ना लिमिट देखते हैं जरा, हम क्या देखेंगे लिमिट, जैसे यहाँ पे कितने की लिमिट है 71 की, यहाँ कितने की लिमिट है 81, तो 71 से 81 के बीच में क्या बनाना है पैटर्न। देखो इर्रेशनल तो ऐसे ही होते हैं ना, बनाना तो पैटर्न ही है ना, पर पैटर्न किसके बीच में बनाना है, इस तरह कोई भी पैटर्न बना देंगे, क्यों उन्होंने बोला इर्रेशनल नंबर तो चाहिए, जैसे उन्होंने बोला था इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो कोई से भी लिख दिया हमने क्या लिख दिए, कोई से भी लिख दिए। बट अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या चाहिए हमें, इर्रेशनल नंबर, हमें क्या चाहिए, इर्रेशनल नंबर, है ना, और इन दोनों के बीच में चाहिए, मगर ये भी तो शर्त है। तो देखो अगर मैं इन दोनों के बीच में बनाऊं पैटर्न, तो 7 2 7 2 2 7 2 2 2 है कि नहीं। देखो क्या ये नंबर इन दोनों के बीच में है, भाई 72 तो इन दोनों के बीच में ही आएगा, क्या ये रैशनल नहीं है, पैटर्न नहीं बन रहा इसमें, 72 7 2 2 2 7 2 2 2, समझ रहे हो बात को, कि ये इसमें एक पैटर्न भी बन रहा है, मतलब ये रैशनल भी है साची, है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ना, और ये इन दोनों के बीच में भी है साची। एक और एग्जांपल बताओ, इन दोनों के बीच में होना चाहिए मगर, और पैटर्न भी हो, बताओ कोई भी नंबर, 75 ले लो, चलो फिर 755, फिर 7555 पैटर्न बन गया ना, ऐसे 0.80 800 8000 पैटर्न बन गया। ये तीनों नंबर इन दोनों के बीच में भी और ये पैटर्न भी बनाते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल भी वो भी कर लेना, एग्जांपल 11 या 12 को कर लेना। तो जब भी आपको बोले कि दो फ्रैक्शन दे रखी है और क्या निकालने हैं, इर्रेशनल नंबर, तो आप उन दोनों को डिवाइड कर दोगे, और डेसिमल का एक लिमिट सोच लो कि यार डेसिमल कहां से कहां तक है, 71 से 81 तक, है ना, और उसके बीच में आप इर्रेशनल नंबर निकाल दोगे आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल और कौन सा नंबर, ठीक है, अब साची बताओ। फर्स्ट ये क्या है, देखो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रूट के अंदर कैद होकर रहे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पैटर्न वाले, दो ही तरीके के इर्रेशनल होते हैं, दिमाग फिक्स कर लो। रूट 23 क्या है, देखो ये रूट में है, आलिया, तो क्या होगा ये, जल्दी बताओ, इर्रेशनल होगा। क्यों, इसका मतलब ये नहीं कि जो रूट वाले होते हैं सारे इर्रेशनल होते हैं, जो रूट से बाहर नहीं आ पाते, बेचारे बाहर आ पाए क्या, 23 से प्राइम नंबर, तो ये क्या होगा, इर्रेशनल। नव्यांश अब तुम बताओ कि रूट 225 क्या होगा, रूट 225 क्या होगा, बता, क्यों रैशनल होगा, रूट में है ये तो, क्यों इर्रेशनल होगा, भाई ये रूट में तो है, चांसेस तो है कि इर्रेशनल हो, बट हम ऐसे देख के तो ना बताएंगे, भाई रूट में तो रूट 16 भी होता है, क्या रूट 16 इर्रेशनल होता है क्या, नहीं, क्योंकि 16 होता है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट करता है, ये उड़ता परिंदा बाहर आ जाता है, और जैसे ये बाहर आए वैसे ये रैशनल हो गया। ऐसे ही देखो क्या शर्त ये कि क्या ये बाहर आ पाएगा रूट से, तो हम क्या करेंगे, रूट इसको 2 to 5 का एलसीएम, देखो मुझे 16 का पता है कि 4 का स्क्वायर है, 2 to 5 का तो मुझे नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए आपको, पर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको करो 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, और 5 1 जा, दो में से एक बार आएगा, दो में से एक बार आएगा और दो में से एक बार आएगा, तो आंसर क्या आ गया 15, तो बाहर आ गया ना, दो में से एक बार आता है ना भाई, रूट में दो में से एक बार आता है। तो अगर हमने इसको करके देखा तो ये क्या बना, रैशनल। तो इसलिए नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, नेवर जज अ रूट नंबर बाय इट्स रूट, के रूट में तो रैशनल होगा, भाई करके देखो, हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन को करके देखना है, अगर वो बाहर निकला तो वो रैशनल, जिसकी ये रैशनल हो गया जी, समझ गए बात को। चलो अच्छा आलिया बताओ ये क्या होगा, थर्ड वाला, रैशनल या इरैशनल, इरैशनल होते हैं खाली वो जो पैटर्न बनाते हैं, ये क्या पैटर्न बना रहा है, ये तो नॉर्मल है, रैशनल,
बताओ सांची ये क्या होगा? बताओ नव्यांश, ये पैटर्न बना रहा है सांची या ये रिपीट हो रहा है? ये रैशनल होगा बेटा, रिपीटिंग वाले रैशनल होते हैं। 0.6 बार रिपीटिंग था पर ये क्या है? बोलोगे सर कैसे? अबे मेरे भाई तूने खुद रैशनल करा है इसे, तूने खुद करा था ना रैशनल। रिपीटिंग वाले रैशनल होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होती है। ये पैटर्न का बना रहा है तो रिपीट हो रहा है ना, ये बना रहा है पैटर्न, तो देखो ये है पैटर्न वाला। तो 0 1 फिर 0 1 0 0 1 ट्रिपल 0 1, क्या ये रिपीट हो रहा? नहीं, ये पैटर्न बना रहा है, तो ये क्या होगा? इररेशनल। पैटर्न वाले क्या होते हैं? इररेशनल। तो ये इररेशनल हो गया, समझ में आई बात? चलिए अब हम बढ़ते हैं 1.4 की तरफ। देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर, वही बात की क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इररेशनल, मतलब इनमें से कौन सा रैशनल और कौन सा इररेशनल है। वही दिमाग लगाना जो भी लगाया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले नव्यांश आप बताओ फर्स्ट वाला क्या है? तो कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी एक रूट वाला हो, देखो अगर एक क्वेश्चन में एक भी इररेशनल नंबर है तो सारा को इररेशनल बना देगा। एक एग्जांपल मान लो, इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में √5 इररेशनल है, बट हम सोचते हैं 2 भी तो है। तो ये ध्यान रहे किसी भी रैशनल नंबर को अगर मैं माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं किसी रैशनल से, तो वो इररेशनल लेगा। जैसे कि देखो ये रैशनल है ना, इररेशनल है ना, तो ये पूरा ही इररेशनल हो जाएगा। जैसे कि √5/2, तो सोचना नहीं है कुछ भी, ये इररेशनल नहीं होगा। मतलब होता नहीं है वो कि एक गंदी मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती है, तो ये गंदी मछली है, इसके साथ कोई भी अच्छा बच्चा बैठेगा तो वो भी बिगड़ जाएगा, वो भी गंदा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूँ कि 2√5, तो ये क्या इररेशनल है। ये मत सोचो बेचारा 2, अबे 2 क्या, वो बैठा है ना उसके साथ तो वो बिगड़ा हुआ है, वो भी इररेशनल, पूरा इररेशनल हो गया जी, ठीक है। तो इस लॉजिक के साथ क्या ये जो पहला वाला ये इररेशनल होगा, इसमें √5 है। अच्छा तो क्या नाम है सेकंड वाला, बताओ नव्यांश ये क्या होगा? क्योंकि इसमें √23 है। पर मेरे भाई बात तो सही है, पर √23 तो कट जाएगा ना, √23 तो कट जाएगा, ब्रैकेट खुलेगी तो प्लस माइनस माइनस। बात सही है, अगर ये एक ही √23 होता तो मानता मैं रैशनल है ना, क्योंकि ये रूट वाला तो होता ही है ना। तो अगर ये खुल रहा है तो ये इससे कट जाएगा, तो आया आंसर 3, रैशनल है। तो क्या है? रैशनल है। बात समझ में आ रही है? अब तीसरे वाला 2/√7 अपॉन में 7/√7, ठीक है। अब अगर इसमें देखो ये क्या होगा बताओ, रैशनल है या इररेशनल? क्यों? √7 नहीं है इसमें? हाँ समझ में आई बात। ये √7 से √7 कट जाएगा, ये 2.7 आएगा, तो ये रैशनल ही तो हुआ ना, धोखेबाज है क्वेश्चन बस। तुम बताओ नव्यांश ये क्या होगा? 1/√2 क्या होगा? रैशनल होगा भाई, तो सोचना ही नहीं है, एक ही रूट है, कटेगा नहीं वो भी, ठीक है। अच्छा 2 पाई क्या होगा? देखो मैं बता दूं, पाई का मतलब होता है, जो पाई होता है ना उसकी वैल्यू होती है 3.14285। मतलब ये जो पाई है ये खुद इररेशनल नंबर है। मतलब पाई की अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 22/7 तो अप्रॉक्स वैल्यू होती है। एग्जैक्ट इसकी वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेटर पे आती है, बहुत लंबी होती है, उसको आप मतलब वो पैटर्न है एक तरह से, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो वो इररेशनल है। तो ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि पाई क्या है, इररेशनल। तो 2 पाई क्या होगा? इररेशनल, है ना। ये भी इररेशनल हो गया। बात समझ में आई? इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से इसके लिए ना मैं आपको एक बेसिक समझाता हूं, क्योंकि देखो रूट जब आता है, देखो आपने देखा हर क्वेश्चन में रूट है, तो रूट आते बच्चे के तोते तो फेल हो ही जाते हैं, है ना, कि भाई रूट आ गए तो भाई बड़ा मुश्किल है। तो जैसे कि बचपन में आप जब आपने सीखा कि यार x + 2x है तो ये क्या होगा? 3x, है ना। ये सीखा था ना आपने कि सेम होता है, लाइक टर्म्स होती है, अनलाइक टर्म्स होती हैं, कि भाई अगर यहाँ पे y लिखा होता तो ये प्लस नहीं होता, है ना, क्योंकि आपने सीखा हुआ, आपको अलजेब्रा पता है। ऐसे ही मैं आपको आज बताने वाला हूं रूट का अलजेब्रा, रूट का अलजेब्रा, तब भी आप ये सब कर पाओगे। अब रूट का अलजेब्रा का मतलब क्या है कि जैसे कि एक एग्जांपल, अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो भाई रूट में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो जरा देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे है 2√2 और यहाँ पे है √3, तो क्या ये प्लस हो पाएगा?
बच्चे कहते हैं हाँ सर ये हो जाएगा ना √2√5, कुछ कहते हैं 2√6। अच्छा, जिस बच्चे को ये लग रहा है कि सर ये होगा कि नहीं होगा, उसके लिए एक एग्जांपल, 2x + y प्लस हो सकता है, ये ऐसे ही रहेगा या प्लस हो जाएगा? ऐसे ही रहेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही लॉजिक रूट पे लगता है। देखो ये दोनों सेम नहीं है ना? ये देखो √3 है, ये √2 है, तो ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस नहीं होंगे। अच्छा, इसकी बात करें अगर हम, इसकी 2√3, मान लो यही होता क्वेश्चन, ये 2√2 है प्लस √2 है, तो ये दोनों प्लस होंगे। अब वो कैसे होंगे, वही वाला जिसकी लॉजिक कि 2√2 प्लस √2 क्या होगा, 3√2, क्या होगा 3√2, ठीक है। 2√2 प्लस √2 क्या होगा 3√2, जैसे 2x प्लस x क्या होता है 3x होता है ना जी, उसी लॉजिक के हिसाब से। बस ये ध्यान रखना कि ये वाले रूट के केस में सेम होना जरूरी है, जब सेम होता है ना तभी प्लस माइनस होता है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम होना जरूरी है। ऐसा नोट भी कर लो भाई, इसे मिटो दूंगा मैं फिर। अब अगला आता है डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। मतलब कि सर जैसे कि मान लो ये तो था आपका प्लस माइनस में, अगर यहाँ पे 2√2 है, मल्टीप्लाई में √3 है, अलग अलग है, अलग अलग है, बट वो क्या है मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, अलग अलग है बट वो क्या है मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो क्या होंगे √3 × √2 क्या होगा, 2 तो आगे रहेगा ही रहेगा, 3 2 6 √6 हो जाएगा, तो 2√6 आएगा आंसर। समझे हो? मतलब मल्टीप्लाई में अलग हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में अलग हो सकते हैं, प्लस माइनस में अलग नहीं हो सकते। देखो अलग है, अगर मान लो ये सेम हो जाए, ये सेम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2√2 × √4 है ना, इसके बाहर आ जाएगा। √4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है ना 4, 2 2 4 आंसर आ गया। समझ रहे हो? तो मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में सेम हो या अलग हो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, पर अगर हम बात करें इसकी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम होगा जब भी होगा, अगर वो अलग होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ये हो गया आपका रूट का अलजेब्रा। अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखो जरा, मान लो हम ये वाले पहले वाले पार्ट को करने का ट्राई करते हैं। देखो ये है 3 + √3 और ये है 2 + √2, ठीक है। अब देखो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही इसमें, तो सीधा हो जाएगा। देखो इन पूरे को इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है ना, कैसे होगा, ये पहले 3 है, इस 3 को इससे भी करना है और 3 को इससे भी करना है, दोनों से करना है ना, 3 को दोनों से करना है, तो 3 को दोनों से करना है तो उसको ऐसे लिख देते हैं, करते नहीं पहले लिख देते हैं, 3 को दोनों से करना है, फिर √3 को भी दोनों से करना है, √3 को भी दोनों से करना है, 3 2 जा 6, 3 × √2 क्या होगा 3√2 प्लस √3 × 2, समझ रहे हो ना बात को। देखो 3 2 जा 6, अब ये 3 था, ये √2 था, मल्टीप्लाई होना होगा। देखो ये तो मानना पड़ेगा ना कि रूट वाले से ही रूट वाला मल्टीप्लाई होता है, मतलब अगर मैं √2 को मल्टीप्लाई करूं 3 से तो 6 रूट थोड़ा आएगा, 2√3 आएगा ना। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x आता है ना मेरे भाई, मतलब ये मल्टीप्लाई होते तो ना एक्चुअली में, बिकॉज ये अलग अलग उसके हैं क्या नाम से प्लेनेट के, एक तरह से मान के चले तो, है ना। तो ऐसे ही 3 को 2 जा 6, तो 3 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 3√2, क्यों, क्योंकि ये रूट वाला नॉन रूट वाला तो ऐसे लिखा जाएगा, बस मल्टीप्लाई थोड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा √3 × 2, ठीक है भाई 2√3 मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये देखो √3 × √2, रूट रूट में तो है ना, मल्टीप्लाई तो हो ही जाता है सेम ना हो तब भी, तो ये जाएगा √6, ये समझे बात को। अब देखो जरा, ये 6 है, ये 2√2 है, ये कुछ भी सेम नहीं है, होता ना कि ये भी √2 है ये भी √2 है तो प्लस हो जाता, कुछ प्लस नहीं होगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, सिंपल आंसर हो जाएगा ये। अब देखो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जरा, मतलब समझ रहे हो, इसको थोड़ा करके देखना पड़ेगा आपको। इसके मान लो अब ये वाला है, इस वाले में क्या होगा, देखिए 3 + √3 है और ये है 3 - √3, इसमें लग जाएगी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी भी होती है ना, क्या प्रॉपर्टी होती है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस, क्या लिखवा रहा हूँ मैं अभी, सॉरी, a² - b² क्या होता है a + b और a - b, तो a + b और a - b, समझ रहे हो, तो कंपेयर हो रहा है पूरा इससे, तो जिस साइड से कंपेयर होता है, अगर हम देखो इस पूरे को, मैं क्या कह रहा हूँ, इस पूरे से कंपेयर करें, तो
ए और बी की वैल्यू पता लग गई, कन्वर्ट होगा इसमें। तो क्या होगा, देखो ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है कंपेयर करके √3 का स्क्वायर। हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट इसमें प्रॉपर्टी लग रही है तो आसान है। और क्योंकि ना आगे जब मैं रैशनलाइजिंग कराऊंगा वहां भी प्रॉपर्टी लगनी है, तो अभी सीख लो प्रॉपर्टी लगाना, वहां भी लगनी थी प्रॉपर्टी। मतलब जैसे क्वेश्चन आया तो उसमें देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लग गई। किसमें कन्वर्ट होगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो आ गया 6। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही एक ये वाला आप कर सकते हो, ये आसान है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ये वाला करा देता हूँ तीसरे वाला, फिर आप कर लें आराम से। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ऑनलाइन में हम डायरेक्ट ही पढ़ाते हैं, सीधा सीधा समझाते रहेंगे। अगर आपको लगता है तो आप सीधा नोट कर लो, मतलब पॉज कर लो अपने आप कर लो, पॉज कर लो अपने आप कर लो। ऑनलाइन में तो भाई यही हो सकता है। देखो अब तीसरे वाले को देखें अगर हम, तो क्या दे रखा है तीसरे वाले में, कह रहे हैं √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो इसमें भी प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसमें भी प्रॉपर्टी लग सकती है। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक प्रॉपर्टी होती है। देखो दोनों तरीके हैं इसके, बिना प्रॉपर्टी लगाए भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। अब मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी लगा के करना ज्यादा फायदेमंद है। क्यों, क्योंकि चैप्टर 2 में भी प्रॉपर्टी सीख रहे हो आप, और इस चैप्टर में भी जब आप रैशनलाइजिंग करते हो तो ये और ये प्रॉपर्टी तो आपको वैसे भी यूज होनी है, चैप्टर 1 में भी होनी है, उसको भी कर लो ना, है ना। तो देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब शर्त क्या होती है, जिस साइड से कंपेयर हो रहा होता है उसके सामने वाला कन्वर्ट होता है। अगर मैं कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग, देखो ए का वैल्यू कितना है बताना जरा, ए का वैल्यू कितना निकला कंपेयर करके, हाँ बोलो ना भाई, √5 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी का वैल्यू कितना निकला √2, बस कंपेयर करके। अब कन्वर्ट किसमें करना है, इसमें तो कन्वर्ट करते हैं, जरा देखो क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, फिर 2a मतलब √5 और b मतलब √2, बस खत्म। √5 का स्क्वायर 5, स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, ये 2। अब देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, दोनों रूट के हैं, तो जाएगा 2√10, 5 + 2 7, 7 + 2 √10, 7 + 2 √10। देखो आई बात समझ में, हमने लगाई है बस प्रॉपर्टी, हमने क्या लगाई है, बस प्रॉपर्टी लगाई है। देखो बच्चों, अब हमें प्लॉट कर रहे हैं √9.3 ऑन नंबर लाइन। देखो हमने पहले भी पढ़ा था √5, √7, √11 को हमने पुट करना सीखा, √3 को पुट करना सीखा, बट ये पॉइंट में अगर आ जाए तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। तो वैसा क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। इसमें थोड़ा स्टेप्स को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। सबसे पहले रूट के अंदर कुछ भी आ जाए पॉइंट में, √4.9, 7.6, 5.5, कुछ भी आ जाए, जितने भी वो आए, जैसे यहाँ 9.3 है तो मैं उतनी सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लूंगा बड़े प्यार से। देखिए यहाँ पे ये है 9.3 की एक लाइन हम खींच देंगे, ठीक है। ये 9.3 की हमने लाइन खींच दी एक। अब मान लेते हैं इसको ए और इसको मान लेते हैं बी। अब ये ध्यान रखना कि जितने भी सेंटीमीटर की हमने लाइन खींची है 9.3, 4 किसकी भी, उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी खींच दो। अब बोलोगे सर पहले ही बता देते, बट नहीं, कुछ कहानी होगी तो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे अलग अलग ब्रेक करके, है ना। तो ऐसे, ठीक है, इसमें ब्रेक जरूर आना चाहिए। आप इकट्ठे भी खींच सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको अलग तरीके से समझाया थोड़ा। तो जो भी आए आपका उसके 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जरूर खींच देंगे अलग से। रूल नंबर 1 समझ में आया। अब रूल नंबर 2 है, चाहे तो उसको नोट कर लो, कि आपको क्या करना है, यहां से ए और सी लाइन आपको कंसीडर करनी है और इसका खींचना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब वो कैसे खींचते हैं, देखो अब ए सी को लाइन माननी है आपको, ए बी का नहीं खींचना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए सी का खींचना है। ए पे ऐसे रखो और ये यहाँ पे ये मान लो ये आधे ज्यादा है ना। अब आधे ज्यादा खोल के यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन, ठीक है, और इतना ही खुला रहना चाहिए भाई। और सी पे रखना है, बच्चे बी पे रखते हैं गलती करते हैं भाई, इसको सी पे रख के ऐसे और ऐसे। तो ये आपको अगर इसको ज्वाइन करते हो तो ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया ओ, फिर मैं बता रहा हूं ध्यान सुनना, ओ पॉइंट आया, इसको एज अ सेंटर मान के और ओ ए को रेडियस मान के आपको क्या खींचना है, एक सेमी सर्कल। तो ये आपने सेमी सर्कल खींच दिया,
कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, सेमी सर्कल खिंच गया। अब क्या करना है आपको, ये जो बी दिख रहा है आपको, बी इस पे बनाना 90 डिग्री, ठीक है। ये स्टेप्स भी मैं आपको लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, पर अभी आप देखते जाओ, बस समझते जाओ। बी पे 90 डिग्री बनाना है आपको, बस याद रखने वाली चीजें हैं भाई, हमने भी तो रखी हुई है, आपको भी रखनी पड़ेंगी। ये 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें कितने सेंटीमीटर खींचनी है, तो ये आपको वहां तक खींचनी है जहां तक आपका सर्कल लाया कर रहा है, तो ये आपको खींचनी है यहाँ तक, देखो बस ये 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया? दोबारा बताऊं, देखो जो रूट में होता है उतनी लाइन खींच दो, उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी खींच दो, खींच दी। रूल नंबर 1 डन। रूल नंबर 2, AC को लाइन मान के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ लाइन, फिर उतने ही पे ही, उतना ही खोल के यहाँ लाइन, सीधी लाइन खींच दी। अब जो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है उसको सेंटर मान के सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल। और ये बी पॉइंट से 90 डिग्री की लाइन है। अब क्या करना है आपको, क्या बोलोगे सर नंबर लाइन तो कहीं दिखी नहीं, तो नंबर लाइन में तो भाई ये 0 मानो, इसको मानो 1, और इसको आगे कंटिन्यू करो। अब कंटिन्यू ऐसा कोई लेंथ का पंगा नहीं है, जितना कंटिन्यू करना चाहो, जैसे कि आप वहां पे भी तो करते थे कंटिन्यू, आप पिछले क्वेश्चनों में, इसको जितना आप अपने हिसाब से कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू कर लिया, ये आपका होगा यहाँ पे, ये 4 पे रख देते हैं, ये आ गया, ये आ गया, ये तो ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 3, ठीक है। मान लो ये आ गया 4 आपका, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये जो B से लेकर M तक की लाइन है, इसको M मान लो, ये तो B से लेकर M तक की लाइन है, इसको आप लेंथ कंसीडर करो कंपास से, और इसको आप नीचे ले जाओ ऐसे, देखो इस तरीके से। तो आपने देखा होगा ये जरा सा आगे आएगा, बिल्कुल जरा सा, बहुत माइन्यूट आगे आएगा, किससे, 3 से, क्योंकि देखो √9 तो 3 होता है, और √9, देखो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं 1.5। इस एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने अपनी क्लास 8th में भी बखूबी पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है और जिसने पढ़ा भी है, एक बार रिवीजन मारते और बेसिक्स चेक करते हैं अपने कि क्या है इसके बेसिक, क्योंकि बेसिक ही आपकी पावर, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। देखिए, पहला आपकी प्रॉपर्टी आती है इसकी कि अगर A की पावर m है एंड B की पावर भी m है, और A की पावर n है, हाँ जी ऐसे, तो बेस अगर सेम होते हैं तो पावर होती है ऐड, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब इसकी पावर हो जाएगी A की पावर m प्लस n। अब बोलोगे सर ये mn समझ में नहीं आ रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल, रियलिटी वाला एग्जांपल देखो, 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो बेस सेम है, बेस सेम का मतलब 5 और 5 सेम है, और साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो जब भी ऐसा होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ये चीज आपको याद रखनी है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, ठीक है, नोट करना, साथ साथ नोट भी कर लेना। दूसरी प्रॉपर्टी आती है आपकी, अगर A की पावर m है डिवाइड में A की पावर n है, मतलब बेस सेम है बट क्या है, डिवाइड है, तो क्या होगा आपका, पावर माइनस। तो ये याद रखना है आपको कि बेस सेम मल्टीप्लाई तो पावर ऐड, और अगर बेस सेम है और माइनस है, ओ सॉरी डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। क्लियर है? अब तीसरी, इसका भी एग्जांपल आपको पता ही है, इसकी मतलब 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगी 5 की पावर 3 माइनस 2, तो 5 की पावर 1। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इन दोनों के आपके एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे, ऐसे इसका और ऐसे इसका। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है आपकी, यहाँ लिखवा देता हूँ, देखो थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं आपको कि अगर बाई चांस आपको बेस सेम दे दी, बेस अलग दे दिया, मान लो इसकी ये A है, इसकी पावर m है, और ये B है, इसकी पावर m, मतलब बेस अलग है, आपकी बार बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। क्या सेम है? पावर सेम है। तो उसका क्या करेंगे हम, इसमें क्या होगा, दोनों की पावर m हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, देखो इसका एग्जांपल देखो कि अब मान लो अगर 5 की पावर 3 है और 7 की पावर भी 3 है, देखो यहाँ पे बेस अलग है बट पावर क्या है, सेम। तो अगर पावर सेम होगी तो 5 × 7 दोनों की पावर मल्टीप्लाई करके 30 आ जाएगी, 35 की पावर। समझ में आ रही है बात? क्लैरिटी मिल रही है? अब देखो फोर्थ में, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारी पावर की पावर हो जाए, उसकी A की पावर m है और उसकी पावर n है, पावर की पावर, तो क्या होगा, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कोई वसूड़ी या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, मतलब इसकी मतलब 5 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, तो 5 की पावर 3 × 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नई बात, तो ये 4 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, जो मैंने आपको लिखवा दी। इससे ज्यादा मुझे ये नहीं लगता कुछ आता है। एक कुछ 2 बेसिक पॉइंट है कि मान लीजिए कि अगर किसी की भी पावर 0 हो जाए, क्योंकि 999 की पावर 0, तो उसका आंसर बनाएगा, पावर नहीं, आंसर ही बना जाएगा।
लाइक अगर मान लो मैं बोलूं 1,00,000 हैं और उसकी पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। क्लियर है? अब मान लो किसी की पावर नेगेटिव हो, 5 की पावर -1 तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर। मतलब अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। एक और एग्जांपल, मान लो आपको दे रखा है कि 3 की पावर -2 तो उसको आप लिख सकते हो 1/3 की पावर 2। मतलब वो जो 3 है वो रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तभी वो जो पावर माइनस है वो पॉजिटिव बन पाएगी। बस समझ में आ रही है? तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, एक ये और एक ये आपको हेल्प करेंगे सारी चीजें आपको इस एक्सरसाइज को करने में और एक्सपोनेंट्स को समझने में। जिसको करना है नोट वो नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है 1.5 और इसके अंदर हमें वही पावर्स के मतलब जो खेल है वो खेल के अपने आंसर्स निकालना और ये प्रॉपर्टीज लगेंगी, आपको ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि फाइंड करो उसको 62 की पावर 1/2। अब यार देखो, मैं अगर आपको बोलता कि भाई 4 की पावर 2, आप तुरंत इसको 16 लिख देते 4 into 4 करके, पर यहाँ पे 62 की पावर 1/2। अब इसका आप करोगे क्या? हाफ पावर है तो उसमें आप कैसे कर सकते हो? तो देखो, जब भी पावर फ्रैक्शन में होती है तो इसका ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसकी डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? क्या नाम से ये 2, पहले बताओ 62 नहीं है 64 है। ठीक है, 64 की पावर 1/2 बुक में देख लें 64 होगा ये। तो किसी की भी पावर, हाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो अब ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 64 आता है, मतलब ऐसा नंबर इसका स्क्वायर 64 हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 का स्क्वायर और ऑलरेडी पावर है 1/2। पावर की पावर अक्सर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से 2 कट जाएगा 8 की पावर 1। बस समझ में आई? मतलब हम डिनोमिनेटर को देखते हैं जिसके यहाँ 2 लिखा है तो हम ऐसे डिजिट देखेंगे इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 64 आता है। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में कह रहा है 32 की पावर 1/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो एक ऐसा नंबर इसको 5 बार मल्टीप्लाई करके 32 आता है, तभी तो वो कटेगा 5 से 5। मतलब आप देखो यहाँ तो आपको याद होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है, या फिर आप एलसीएम ले सकते हो। मान लो जिस बच्चों को नहीं याद, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। समझ में आई बात? तो ये आ गया 1 2 3 4 5। हाँ, मतलब 2 को अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 2 की पावर 5 क्या होती है आपकी 32। ये मानते हो इस बात को, है ना? अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1/5 से तो वही बात हो जाएगी, पावर इंटू पावर। 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 1 आ गया आंसर, 2 आ गया आंसर। नई बात, ऐसे ये वाला आप खुद कर सकते हो। डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो ऐसा एक नंबर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 125 आता हो, तो यहां तक को पता होगा जिसकी 5 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। यहाँ तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो। क्लैरिटी है बात की? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई? देखो कहानी वही है कहीं ना कहीं, बस अब थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे कि मान लो मैं इसकी बात करूं तो ये कह रहे हैं कि 9 3/2। अब देखो मुझे अब न्यूमिनेटर मतलब नहीं, इसमें न्यूमिनेटर थे ही नहीं, 1 1 1 इसमें है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें डिनोमिनेटर को देखना है, 2 है, ऐसा कोई नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 9 आता हो तो वो है 3। मतलब 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो बस 3 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 3 27। समझ में आई बात को? मतलब न्यूमरेटर का मतलब नहीं है कोई, जिसकी मान लो अब यही मान लो आप, चलिए तो आप कर सकते हो, ये मान लो 64 है, कितना आसान होगा। देखो ऐसा कोई नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करके आता हो 16, क्योंकि डिनोमिनेटर में 16 है और डिनोमिनेटर में 4 है ना, 4 का मतलब 4, तो ऐसा कोई नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करके 16 आता हो तो वो होता है 2। आप एलसीएम लेके देख लेना, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 16 आएगा, 3/4। 4 से कट करके 2 की पावर 3 8 आ गया। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आए तो इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है इन सब चीजों को। देखो इसमें वही प्रॉपर्टीज ज्यादा लगेंगी जो मैंने बताई थी। इसकी पहले वाले में अगर हम देखें तो उसमें हमें बेस सेम दिख रहे हैं। देखो डॉट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो बेस सेम दिख रहे हैं, तो बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। अब जब हम ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है 5 और 3, तो उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15। ठीक है, तो 3 के डिनोमिनेटर में 15 कब आता है 5 पे,
समझ रहे हो, एलसीएम लेना आता होगा, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई 10 आ गया, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा डिवाइड करके 3, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2 की पावर 13/15। मानोगे नहीं बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है कि एलसीएम कैसे लिया गया, होता है भाई, बहुत बच्चों के साथ होता है, कुछ ही बच्चे होते हैं जो 20-30% इनका मैथ बहुत अच्छा होता है, वरना तो काफियों को दिक्कत आता है बेसिक मैथ्स में भी, है ना, 9th क्लास में हो भी आप, ज्यादा बड़े नहीं हो, तो कभी भी कोई बेसिक मैथ्स में दिक्कत आए ना तो आप फीलिंग मुझे बताएं कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कैसे भी करके मुझे बताएं ताकि मुझे पता तो लगे भाई कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चों को। वैसे मुझे पता ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, मैं बहुत बच्चों को पढ़ाया ऑफलाइन में, तो मुझसे बेहतर ये नहीं जानता कोई कि कैसे बच्चों को कहाँ का दिक्कत आती है, तो इस टाइप पे दिक्कत आती है बच्चों को। तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ये ना सोचे कि यार मतलब मैं ही कमजोर हूँ या मुझे ही नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हें आता है, थोड़ा बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, अभी 9th में हो, इस साल थोड़ा कॉन्फिडेंस रखोगे, आगे बढ़ जाओगे, अपना भी 10th आप कर पाओगे अच्छे से, समझ रहे हो। अब देखो मान लो ये वाला है सेकंड पार्ट, इसमें देखो हमें कहीं ना कहीं पावर की पावर लग रही है ना, ये पावर की पावर, तो कुछ नहीं है, ये जो 7 है ये दोनों के ऊपर दिखे हुआ है, तो ये 7 को अंदर भेजेंगे, 7 1 की पावर हो जाएगी और ये 7 इसकी भी पावर हो जाएगी, ठीक है, 1 की पावर 7 1, 7 3 जा 21, खत्म, बस समझ में आ रही है। 7 इसके पास भी गया, 7 इसके पास भी, क्योंकि दोनों का है ना भाई, भाई तो 1 के पास गया तो कोई चक्कर ही नहीं था, पर ये अगर 3 के पास गया तो चलो ऑलरेडी 3 था, तो पावर मल्टीप्लाई हो गया ऐसे। अब इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते हो आप, बिकॉज 3 को 21 बार मल्टीप्लाई तो ना करोगे, समझ गए ये। अब मान लो थर्ड वाला पार्ट देख लो, थर्ड वाला तो एकदम बिल्कुल आसान है, देखो बेस सेम दिख रहा है, डिवाइड है, बेस सेम और डिवाइड तो क्या होता है बच्चों, पावर माइनस, बिल्कुल सही, याद नहीं तो याद रख लो भाई इस चीज को, 4 और 2 का एलसीएम 4, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, प्लान की तरह 1/4, बहुत इजी है भाई, ये तो एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे बेटा बढ़िया, तो 7 की पावर 1/2 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, ये मैंने आपको बताया था, क्या था ये देखो बेस अलग है पर पावर सेम है, तो इसमें क्या होता था, याद रखो कि बेस अलग हो और पावर सेम हो तो क्या होगा, पावर कॉमन आ जाएगी भाई, 8 7 जा 56 और ये 1/2, देखो इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा जो ना अगर अपॉन में 2 है तो मैं ये याद है कि ऐसा कोई नंबर्स को 2 बार मल्टीप्लाई करके 56 आता हो, अब हालांकि 8 और 7 को मल्टीप्लाई करके आता है पर वो स्क्वायरिंग इफेक्ट नहीं देगा ना, मतलब 56 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, समझ रहे हो बात, इसलिए यहीं छोड़ देंगे, कर नहीं सकते इसका कुछ। तो इस तरीके से चारों पार्ट हो गए, आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक वीडियो आएगी और एनसीईआरटी चैप्टर की वीडियो आएगी, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रीली कोई भी डाउट हो हम अवेलेबल हैं भाई आपके लिए, आप प्लीज पूछें, ठीक है भाई।